हाय एवरीवन। हाय तनिष्क। हाय आकांक्षिता। शुभलक्ष्मी, मिहिर, कृष्णा, श्रेया। मेरी बात जा रही है आप तक? प्लीज कंफर्म करो एक बार। ओके। ओके, थैंक यू कंफर्म करने के लिए। आज का सेशन जो है ना, काफी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अभी भी हमारे पास लगभग, अगर देखा जाए तो सेप अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी, देखना आज के दिन, आज का दिन इम्पोर्टेंट है। मतलब ध्यान रखना इस बात के लिए, क्योंकि आज वाला दिन मैं बार बार रिपीट करूंगा बाद में कि जब एग्जाम नजदीक आ जाएंगे ना, तो मतलब मैं याद दिलाऊंगा कि देखो, हम जब बोले थे कि 5 महीना बचा हुआ है तो पढ़ लो, 4 महीना बचा हुआ है। देखो, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी, अभी भी लगभग ऑलमोस्ट फिफ्थ मंथ बचा हुआ है। ठीक है। एग्जाम से 5 दिन पहले भी यही चीज मैं पूछूंगा, तो उस दिन लगेगा कि काश वो 5 महीना बचा रहता। ठीक है। वो ये वाला चीज जो रिपीटर्स है उसको फील होता होगा कि क्या रियल में ऐसा ही होता है। बट अभी भी अपने पास बहुत बहुत ज्यादा एनफ टाइम है। अगर आप अभी इनरोल हुए हो, कुछ दिन पहले हुए हो, 1 महीना पहले हुए हो, या स्टार्टिंग से हो, तो अभी भी अपने पास सफिशियंट टाइम है कवर करने के लिए, समझ गए? तो छोटा सा ब्रीफ ही है, ज्यादा मैं इसको खींचूंगा नहीं। बट जो मेरा एक्सपीरियंस है 2021 के बाद, मतलब 1-2 साल का, मैं आप सबसे शेयर करना चाहूंगा कि मतलब एज ए ट्यूटर हो, एज ए मतलब फ्रेंड हो, या एज ए सीनियर हो, जो भी मैंने फेस किया हुआ है, जो भी मुझे लगा वो चीज आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। जो भी अच्छी चीज हो उसमें से आप बिल्कुल से सब को नोट डाउन कर लेना या एक्सेप्ट कर लेना। बाकी जो आपको लगे चीजें ये आपके फेवर में नहीं है, या आपके फेवरेबल नहीं है, तो उसको आप हटा भी सकते हैं। ठीक है। ये आप पे डिपेंड करता है। बाकी मैं जो भी चीज बोलूंगा वो मैं खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस बोलूंगा, और वो लगभग सही ही होगा, समझ गए? तो आज का जो मेन मोटो है अपना, इम्पोर्टेंट है एक बार फिर से गेट 2024 को रीस्टार्ट करने का। एक बार पहले कंफर्म कर दो, मैं इसको अ, पूरी स्क्रीन कर दूं या वो वाला सही था? ये वाला कर दूं? आई थिंक ये सही है क्या? फुल स्क्रीन इज गुड। ओके कृष्ण, थैंक यू। चलो, मैं इसी में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये वाला रखते हैं अपने। आज से जैसा कि हमने बोला कि ऑलमोस्ट अपने पास 5 मंथ का टाइम बचा हुआ है, तो ऐसा अभी से ही प्लान करें, ताकि आगे चल के जो है टाइम ऐसे कट जाएगा। अभी जैसे सितंबर ही है आपके पास, अक्टूबर नवंबर ऐसे कटेगा, क्योंकि छुट्टी है, दुर्गा पूजा दीपावली, तो फेस्ट फेस्ट वाला टाइम आ जाएगा। तो आपका ऐसे कटेगा ना कि बाद में लास्ट में आपके पास बस बच जाएगा, मतलब ये वाला टाइम, मतलब उल्टी गिनती वाली जो नई चीज हो जाती है वो बच जाएगा, कि अब 1 महीना बचा, 15 दिन बचा, 5 दिन बचा, 2 दिन बचा, इस टाइप से। तो अभी जो है स्टार्ट वाला टाइम है, अभी उल्टा गिनती शुरू नहीं हुआ है, समझ गए? तो एक बार प्रॉपर से स्टार्ट कर रहे हैं। आप कितना तैयारी कर रखे हैं, कितना तैयारी हो हुआ है, नहीं हुआ है, फिर से स्टार्ट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, इस टाइप से, मतलब कि अगर आज से अगर स्टार्ट करें तो कैसे करते, या कहाँ से स्टार्ट करते, इस टाइप से कर रहे हैं, समझ गए? सारा चीज आपको कवर होगा इसी लेक्चर्स में। आप बड़े आराम से देखिएगा, आपको फ्रस्ट्रेट नहीं हो जाना है कि बहुत सारे बच्चे अप्रैल से जो ज्वाइन किए हुए हैं वो तो बहुत आगे, वो तो पढ़ लिए हैं, हमको रिकॉर्डेड लेक्चर से देखना है, पढ़ना है, इस टाइप से। समझिए, सबका जवाब मिलेगा, कैसे आगे प्रोसीड करना है वो चीज हम अपना आज डिस्कस करेंगे, समझ? इसमें जो है अपना G20 का मकसद है गेट आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग 2024 देने जा रहे हैं। कुछ बच्चे गवर्नमेंट जॉब्स के लिए है, या कुछ जो है 90% से ज्यादा बच्चे गेट 2024 पे ही टारगेटेड है, समझिए? एक हमारा दिली ख्वाहिश है, एक चीज मैं पर्सनल बोल रहा हूँ, इस चीज को जरूर से आप नोट डाउन कर लेना। एक हमारा दिली ख्वाहिश है कि आप
कोई भी इंस्टीट्यूट में जाते हो, एसपीए में जाओ, भोपाल, विजयवाड़ा या दिल्ली, कोई कहीं भी, या सेप्ट में जाते हो, या एनआईटीज, इवन एनआईटीज में भी जाते हो। बट मेरा ये एक टारगेट रहता है, मतलब हम जिनको भी गाइड करते हैं, जिनको भी पढ़ाते हैं, कि टारगेट सबसे पहले नंबर जो है ना, आईआईटीज का करना मेरे तरफ से। समझ गए? मेरे तरफ से आप जो है ना, टारगेट इसी एट को करना, कि इसी एट में कहीं ना कहीं हमको जाना है। समझ गए? मद्रास में आपको, आईटी मद्रास में आपको मिल जाएगा कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट वाला में। उसके बाद आईआईसी बेंगलोर में जो है, एक इंपॉर्टेंट चीज ये भी, कि गेट का स्कोर अपने दोनों में बेनिफिट है। गेट अगर ढंग से फोड़ देते हो, सिंगल डिजिट डबल डिजिट रैंक में अगर आते हो, तो आपका चांसेस बन जाता है वहां से डिजाइन वाला में जाने का। आप गेट दिए, बट उसके बेसिस पे भी जो आईआईटी कानपुर या आईआईसी बेंगलोर में जो है, आप सीड के थ्रू, मतलब उसके सीड वाला जो ब्रांच होता है, वो उसमें आप स्वाइप अप कर सकते हो। तो ये वाला चीजें हैं। आईआईटी रुड़की और खड़गपुर बेसिकली आर्किटेक्चर का हब है ही मास्टर्स के लिए। बाकी भी कुछ कुछ में कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट वाला है, और विद्यालय में भी कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट का है। तो ये जो है मेरा टारगेट रहता है अपने स्टूडेंट, या जो भी, हाँ, मतलब जिनको भी मैं गाइड कर रहा हूँ, आप जो है ना, कम से कम ये वाला चीज सबसे पहला प्रायोरिटी पे आपको रखना है, कि हमको अगर जाना है तो आईआईटी ही जाना है। नहीं होता है कहीं, कैसे नहीं होगा, होगा ही। तो सबसे पहला नंबर प्रेफरेबल रहेगा, मतलब इन्हीं को टारगेट करके चलना है। समझ गए? ठीक है, ये वाला चीज आपको ध्यान रखना है। आप जब यहाँ पहुंचते हो, मैसेज करते हो कि सर मेरा आईआईटी रुड़की में यहाँ हो गया, और जब आप मैसेज करते हो, तो मेरे को भी, मतलब ऐसा मेरे को फील होता है कि मैं वहां पहुंच गया हूँ। समझ गए? आपके साथ मैं वहां पहुंच गया हूँ। तो ये मेरा एक, मतलब कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है चीजें, कि अच्छा मेरा पढ़ाया हुआ बच्चा वहां तक जा सकता है। मतलब मेरे को सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है कि अच्छा मैंने पढ़ाया हुआ है, मतलब हम उनके साथ गए हुए हैं। तो टारगेट सबसे पहले आईआईटीज का ही रखना है, और आपको तैयारी भी आईआईटीज लेवल का ही, जो भी लेवल है गेट का, आईआईटी में पहुंचने का, मैं बिल्कुल भी कोई कसर नहीं छोड़ूंगा उस लेवल तक जाने में। भले हमारा एक्सपीरियंस 1 साल 2 साल 3 साल का रहा हो, बट हम पूरी जी जान लगाएंगे यहाँ तक पहुंचवाने में आप सबको। समझ गए? नेक्स्ट, 2021 में मैंने हेरिटेज स्टार्ट किया था, लास्ट मंथ में जाकर के, क्योंकि मुझे अब तो यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल्स वगैरह है गेट आर्किटेक्चर का। उस टाइम था नहीं, तो मेरे को बहुत ज्यादा दिक्कत होता था पढ़ने में, समझने में कि क्या है नहीं है। अगर हम गेट बस खाली टाइप करते थे, तो बहुत ज्यादा कोचिंग का, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, दुनिया भर का कोचिंग आ जाता था। बट मैं जब सर्च करता था, तो उस टाइम मैं फ्रस्ट्रेट होता था, क्या सच में मेरा ब्रांच मतलब ऐसा है कि कोई पढ़ाने वाला भी नहीं है इसमें? समझ गए? हियर व्हाट इज द गेट स्कोर रिक्वायर्ड फॉर कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट इन आईआईटीएम आईआईटीडी। आपको सब कुछ का जवाब मिलेगा। आप बस आराम से हाफ एन आवर बस आराम से सुनते रहिए, सब कुछ मिलेगा। मैं ट्राई करूंगा सारा क्वेश्चन का जवाब देने का। समझ गए? तो 2021 में हमने लास्ट मंथ में जस्ट स्टार्ट किया हुआ था, बट प्लान पहले से ही था कि कहीं ना कहीं फ्री में हो या जैसे भी करके हो, कि यूट्यूब पे जो है कंटेंट हम जरूर डालेंगे। मतलब उस टाइम तक का मेरा ये कॉन्सेप्ट था कि हम, मतलब जो चीज हमने फेस करा हुआ है, वो चीज मतलब आने वाले टाइम में जो भी स्टूडेंट होंगे उसको, मतलब मेरे को बहुत बुरा लगता था जब हम यूट्यूब पे सर्च करते थे, तो एक आध मिलता था, उसमें भी आधा अधूरा करके, या फुल डेप्थ में नहीं जाता था। तो मुझे लगा था कि कहीं ना कहीं, मतलब हमारे फील्ड में ये चीजें मतलब कम है। समझ गए? तो जस्ट स्टार्ट ही करा हुआ था, 2021 में अपना स्टार्ट किया हुआ है। फिर बहुत सारे स्टूडेंट भी जुड़ गए थे, बहुत सारे, मतलब अच्छे रिजल्ट भी हुए थे। बहुत कम ही दिन पढ़ाए थे, 30-35 दिन पढ़ाए थे, बट हाँ, क्वालिफाई बहुत ज्यादा कर गया था। बहुत ज्यादा को कंटेंट मिल गया था, लिखा लिखाया हुआ शॉर्ट नोट्स मिल गया था मेरा, तो अच्छा स्कोर कर लिए थे। ये अपना हेरिटेज का फैमिली है। मेनली हम चारों लोग आपका क्लास ले ही रहे हैं। बाकी मैम साइड से हैं, और बीआर की मतलब बीआर वाले बैच में ये इनका रोल है काफी ज्यादा। और ये जस्ट डेट 2022 का मैं दावा नहीं कर सकता हूँ कि ये हमारा ही 100% रिजल्ट है ना। सब के सब बच्चे हेरिटेज ज्वाइन किसी ना किसी रूप में, क्या हो सकता है ये क्विज के रूप में आया हो, जब क्विज स्टार्ट हुआ हो तब आया हो, कुछ पहले से हो, या कुछ डायरेक्ट कांटेक्ट में इस टाइप से है। ठीक है, तो ये 2022 तो अपना ट्रायल था, बट 2023 में पेड बैच जब लॉन्च किए हुए थे, तो ये प्रॉपर रिजल्ट इस साल का जो भी है। समझ गए? तो लगभग मोर देन 42 या 3 के अप्रॉक्स स्टूडेंट थे, बट मेरा टारगेट था कि एटलीस्ट 100% रिजल्ट। मेरा टारगेट था 100% रिजल्ट का। बट ऐसा नहीं है कि बहुत कम ही रिजल्ट हम लोग प्रोड्यूस किए हैं। बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट
3 रहा है। और बहुत सारे बच्चे बताए नहीं, लेकिन हम लोग ऑलमोस्ट लगभग जो है ना 80-85% रिजल्ट दे दिए। कुछ कुछ बच्चे जो थर्ड ईयर में थे ना, वो बस छूटे हैं, नहीं तो ऑलमोस्ट सब के सब जो है ना, मतलब एटलीस्ट आपको जो है ना, मैं क्लियर क्लियर आज ही बोल देता हूँ, आपको 40 to 45 मार्क्स, ये चीज मैं अपने दावे के साथ बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं इतना मेहनत आपके साथ कर देता हूँ कि आपको पेपर में हूबहू बहू अगर शांति से अगर पेपर पढ़ोगे तो 40 to 45 मार्क्स आपको इस पैनल से या इधर के फैकल्टीज आपको मिलने जा रहा है, A to Z डायरेक्ट। समझ गए? बाकी आपको वही 40-45 से जो भी 5 नंबर, 10 नंबर, 15 नंबर जितना आप बढ़ा सकते हैं, वो आप पे टोटल डिपेंडेंसी है कि आप कितना पढ़ पा रहे हो, कितना ज्यादा डेप्थ में जा पा रहे हो, कितना ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पा रहे हो। बट आपको एटलीस्ट जो है ना क्वालिफाइड वाला चीज, इधर से आपको टेंशन नहीं रखना है कि हम अगर हेरिटेज ज्वाइन किए हुए हैं तो हम क्वालिफाई भी कर भी पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, पता नहीं। समझ गए? तो ये वाला चीज सबसे पहला नंबर आप अपने दिमाग से हटा दो, क्वालिफाई 100% करेगा कीजिएगा। समझ गए? क्वालिफाई का नहीं है हमारा टारगेट, बस डबल डिजिट रैंक तक का है इस साल का मेरा टारगेट। समझ गए? और एक चीज और देख लेते हैं इसमें, गेट ऑर्गेनाइजिंग इंस्टीट्यूट जो है ना, इस बार जो गेट 2024 होने जा रहा है, वो गेट 2024 जो है वो कंडक्ट कर रही है आईसी बेंगलोर। तो इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा का पूरा पेपर आईसी बेंगलोर ही सेट करेगा, ऐसा नहीं होता है। पूरा का पूरा सारे आईआईटीज मिला के पेपर सेट होता है, बट हाँ कंडक्टिंग इंस्टीट्यूट हो जाता है आईआईसी बेंगलोर करके। समझ? और एक चीज ये भी कि गेट आईआईसी बेंगलोर 2024 पेपर सेट करने जा रहा है, 2016, 18, 2, 1996 इस टाइप से लिखा हुआ है। तो ये इस ईयर में ये कंडक्ट करा था गेट का। समझ गए? तो एक चीज आज ही आप अपने दिमाग से ये हटा देना, 2020 के बाद जो है ना सिलेबस बिल्कुल ही चेंज हो चुका है। तो आपके पास ये बिल्कुल ही मत रखना कि 2016 में जैसा पेपर सेट हुआ है ना, वैसा ही एग्जैक्ट 2024 में पेपर आने वाला है। ये फ्रेशर्स के दिमाग में ऐसा चल सकता है। समझ गए? जो रिपीटर्स होंगे उनको पता है कि क्या सिनारियो है या क्या चेंज हो चुका है। तो ये बिल्कुल ही आप भ्रम में ना रहो कि 2016, 8, 2, 1996 का पेपर अगर हम लगा लें तो हमको आइडिया लग जाएगा कि ऐसे बेंगलोर क्या पूछने वाला है। ये बहुत बड़ा भ्रम होगा आपके लिए। बिल्कुल ही पेपर का पैटर्न चेंज हो चुका है। आपको हो सकता है अगर इस पैटर्न में जाओ ना, तो मैक्सिमम से मैक्सिमम आप क्वालिफाई मार्क्स तक ला पाओगे, यानी तो वो भी वो वहां तक भी आप टच नहीं कर पाओगे। तो 2020 के बाद पैटर्न बिल्कुल 2021, 22, 23, 24, 21 तो थोड़ा बहुत ठीक भी था, बट 22, 23 जो पेपर है ना, पेपर का पैटर्न मतलब 21, 22, 23 के बाद बिल्कुल ही पैटर्न चेंज हो गया। तो आपको नए तरीके से नए कॉन्सेप्ट पढ़ के और डेप्थ में जाके समझना पड़ेगा चीजों को, किस टाइप से पूछा जाता है। हाँ पेपर रहता है कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का ही लगभग कम से कम 40-45% तक, 30-45% तक रहता है, ये मानता हूँ। बट डायरेक्ट पहले क्या होता था 2020 से पहले कि एग्जैक्ट जो वैल्यूज वगैरह या जो कॉन्सेप्ट था ना, वो वही रिपीट कर देता था, क्वेश्चन ही रिपीट हो जाता था। बट अब ऐसा नहीं है। अगर आप मैच द कॉलम अगर ये अब आ रहा है, तो पिछले 31 साल का बस एक मैच द कॉलम का सिंगल एक ऑप्शन आ रहा है बस। तो आपको पूरा क्वेश्चन बैंक सॉल्व करना पड़ेगा, तब आपसे एक क्वेश्चन आके बनेगा। समझ गए? तो बिल्कुल ही माइंडसेट चेंज करके चलना है 2024 का, कि ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही मतलब इस वाले रिदम को फॉलो करना है तो ऐसा होने वाला नहीं। समझ गए? तो आपको पहले ही अवेयर मैं कर दे रहा हूँ कि पेपर बहुत डिफरेंट होने वाला है। आप ये मान के आज ही मैं बोल के चल रहा हूँ, आप ये मान के ही चलो कि पेपर टफ ही होगा। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, मैं आपको वास्तविक सच्चाई बता रहा हूं। पेपर जिस दिन आप देने जाओगे ना, उस दिन ये मत कहना कि मृत्युंजय सर ने बोला था पेपर इजी आएगा। मैं आज भी बोल रहा हूँ, पेपर इजी तब क्या होता है, पेपर अगर नहीं बनेगा तो आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा, अगर बन गया क्वेश्चन आपका कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो इजी है। वो हार्ड टफ कुछ नहीं होता है। समझिए? पेपर आप अभी से ही मान के चलो कि पेपर टफ ही आने वाला है, और उस टफ पेपर को मैं कैसे हैंडल करूंगा। समझ गए? ये चीज आपको अभी से ध्यान रखना है, और डरने की बात नहीं है, हम लोग ऐसे संभालेंगे। समझ गए? बिल्कुल ही डरना नहीं है। क्लियर है? आईआईसी बेंगलोर 2024 कंडक्ट, और अभी तक आई होप आप लोग फॉर्म भर चुके हैं। अगर नहीं भरे हैं तो बिल्कुल से लेट मत करो, प्लीज फॉर्म भरो। जैसे ही फॉर्म भरोगे ना, तो एक नया जोश जुनून आ जाएगा पढ़ने का। नहीं भरोगे, लेट में भरोगे, तो ये 10-15 दिन के बाद टाइम मिलेगा, तो फिर 10-15 दिन भी तुम्हारा जाएगा, तो उसमें मतलब टाइम किल होगा ना। समझ गए? तो ये आईआईसी बेंगलोर 2024 कंडक्ट करने वाला है। नेक्स्ट जो है, ये आपका सिलेबस है। समझ गए? ये आपका सिलेबस है। सिलेबस ये बस जस्ट मैं बता दे रहा हूँ, वैसे मैं एक ग्रुप में शेयर कर ही चुका हूँ, तो आप वहां से देख लेना।
हो सकता है कि आप नहीं देख पाओगे यहाँ पे। तो वहाँ मैंने ग्रुप में शेयर कर दिया, वो एक्चुअली तीन तीन स्लाइड्स एक में जोड़ दिए हैं। तो एक जनरल एप्टीट्यूड का आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग में एक कॉमन सेक्शन है, और इधर है आर्किटेक्चर और B1 आर्किटेक्चर का B2 प्लानिंग पोर्शन, समझ गए। तो जनरल एप्टीट्यूड में भी है आपका वर्बल एप्टीट्यूड, क्वालिटेटिव एप्टीट्यूड, एनालिटिकल एप्टीट्यूड और स्पेशल। जनरल एप्टीट्यूड में जब भी पर हो ना, तो स्टार्ट ऐसे करना है कि जो इस टॉपिक में जो भी इस मतलब इधर लिखा हुआ है, उसमें जो भी चीज मेंशन है ना, बस उसी चीज को ज्यादा टारगेट करना है। जैसे कि परमुटेशन कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, सीरीज मेंसुरेशन वाला दिया हुआ है, ज्योमेट्रिकल एलिमेंट्री वाला दिया हुआ है, इस टाइप से प्रोबेबिलिटी बेस्ड क्वेश्चन है। तो पहले जो भी इसमें लिखा हुआ है ना, वही चीज करना है। और आपको मैं एक सलाह देता हूँ, एप्टीट्यूड के मामले में बहुत ज्यादा नहीं जाना है। जो सिलेबस में दिया हुआ है इसी को आपको बार बार पढ़ना है, इसी पे आपको बहुत ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। जो भी टॉपिक के अंदर सब टॉपिक जो लिखा हुआ है, बस इस चीज को सर्च करके जैसे अपना एप्टीट्यूड का क्लास चलेगा, मैंने रतन सर को भी इन्फॉर्म कर दिया है कि हम लोग एप्टीट्यूड में जो है ना, 100 में 90% इसी पे फोकस करेंगे जो ये यहाँ पे लिखा हुआ है। बस इसी चीज को 10% में और भी चीजें पढ़ेंगे। बाकी आ गया उसके बाद कॉमन पोर्शन, सेक्शन 1 2 3 4 5 ऐसे करके सेक्शन 7 तक आपका पूरा का पूरा जो है कॉमन सेक्शन है, जिसमें कि सेक्शन 1 में आर्किटेक्चर प्लानिंग एंड डिजाइन है, सेक्शन 2 में कंस्ट्रक्शन एंड मैनेजमेंट है, समझ गए। सेक्शन 3 इन्वायरमेंटल प्लानिंग एंड डिजाइन है, सेक्शन 4 अर्बन डिजाइन लैंडस्केप एंड कंजर्वेशन, सेक्शन 5 प्लानिंग प्रोसेस, सेक्शन 6 में हाउसिंग का, सेक्शन 7 में सर्विसेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। फिर आर्किटेक्चर B1, पार्ट B1 जो है आर्किटेक्चर में B1.1 है हिस्ट्री एंड कॉन्टेम्पोरेरी आर्किटेक्चर, B1.2 में है आपका बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड स्ट्रक्चरल सिस्टम, B1.3 में बिल्डिंग सर्विसेज एंड सस्टेनेबिलिटी। उसके बाद प्लानिंग पोर्शन में आपका B2.1 रीजनल एंड सेटलमेंट प्लानिंग, B2.2 में है प्लानिंग टेक्निक एंड मैनेजमेंट, B2.3 है इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग, समझ गए। अब इसको जो है ओके, ये वाला तो ओवरऑल ISC बेंगलोर का जो है ऑफिशियल वेबसाइट पे ये सिलेबस है आपका। सिलेबस बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है, जो सिलेबस पिछले साल का था वही सेम सिलेबस है। सेम सेक्शन में सेम कंटेंट, मतलब सेम टॉपिक्स लिखा हुआ है, टॉपिक सब लिखा हुआ है। गेट 2024 ISC बेंगलोर का, समझ गए। ये इसमें क्या हो जाता है, आपको ना थोड़ा सा क्लैरिटी इसमें नहीं मिल पाता है कि कौन सा टॉपिक एग्जैक्ट, कहीं भी ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि एकॉस्टिक्स यहाँ पे है या लाइटिंग एंड इल्यूमिनेशन इस टाइप से। जैसे कि यहाँ पे देखो, अगर फोकस करते हैं 1.3 में, जैसे कि सोलर आर्किटेक्चर, थर्मल, विजुअल एंड एकॉस्टिक कंफर्ट, तो एक्चुअल में ऐसे करके बिल्डिंग एंड इस टाइप से नहीं लिखा हुआ है एकॉस्टिक सिस्टम करके, या लाइटिंग एंड इल्यूमिनेशन ऐसे करके नहीं क्लियर क्लियर लिखा हुआ है। तो आपको एक और भी हम यहाँ से चीज दे देते हैं कि आपको और भी क्लियर हो जाए कि कौन कौन सा टॉपिक्स कहाँ कहाँ पे किस किस सेक्शन में है। मतलब अगर ये वाला सेक्शन था आपका पूरा का पूरा ये लिखा हुआ, तो इसमें से इस सेक्शन में इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट वाला चीज क्या है, ताकि आप जो है उस पर ज्यादा फोकस कर पाओ, समझ गए। कौन सा कंटेंट, कौन सा टॉपिक है जिसपे कि हमको ज्यादा फोकस करना है। जैसे कि इतना सारा लिखा हुआ है, ये आर्किटेक्चरल ग्राफिक्स, विजुअल कंपोजिशन इन 2D 3D कंप्यूटर एप्लीकेशन इन आर्किटेक्चर, इस टाइप से पूरा लिखा हुआ है, कोड्स एंड स्टैंडर्ड्स इस टाइप। अब इसमें कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा थोड़ा सा कम माइनर में है, कौन सा मेजर में, ये वाला पोर्शन। तो आपके पास ये वाला चीज मैंने बना के, मतलब ये वाला चीजें आपको हम दिखा दे रहे हैं, यहाँ पे है। ये जो है आपका, जैसे सेक्शन 1 में आर्किटेक्चर प्लानिंग एंड डिजाइन में है, तो आपको तीन चीज मेनली उस सेक्शन में जो है पढ़ना है। आर्किटेक्चर डिजाइन एंड ग्राफिक्स, बेसिकली डिजाइन स्टैंडर्ड्स एंड कोड्स, कंप्यूटर एप्लीकेशन इन आर्किटेक्चरल डिजाइन, मतलब कैड वाला चीज है, समझ गए। तो सेक्शन 1 में जो है मेनली आपको फोकस करना है आर्किटेक्चर डिजाइन एंड ग्राफिक्स और डिजाइनिंग पार्ट, मतलब प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन, एलिमेंट ऑफ डिजाइन, बेसिकली समझ गए। वैसे वो हिस्ट्री का भी पार्ट हो जाता है पहले में, बट आपको इसमें ही कवर कर लेना है, आर्किटेक्चर कलर थ्योरी वाला चीज है। तो आर्किटेक्चर डिजाइन एंड ग्राफिक्स, डिजाइन स्टैंडर्ड्स एंड कोड्स और कंप्यूटर एप्लीकेशन इन आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग, इसका ये चीज आपको दिखाने का मेरा मोटो क्या है या मकसद क्या है, इससे ना आप पूरा फोकस्ड होके कि सेक्शन 1 हम कब मानेंगे कि मेरा सेक्शन 1 कंप्लीट हो गया, जब आपका इस टॉपिक को पूरा अच्छे से पढ़ जाओ, जब इस टॉपिक को पूरे पढ़ जाओ, इस टॉपिक से कुछ क्वेश्चंस लगा लो, तो आपको क्या हो जाएगा, ओवरऑल एक खुद में सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा कि अच्छा ये टॉपिक मेरा ऑलमोस्ट हो गया है, बस आप हमको रिवाइज करते जाना है और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। इसी टाइप से सेक्शन 2 में कंस्ट्रक्शन एंड मैनेजमेंट लिखा हुआ है, तो इसमें से इस टॉपिक में कौन कौन
सा सब टॉपिक है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो जो सेक्शन लिखा हुआ है, तो जैसे कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है, एस्टिमेशन एंड स्पेसिफिकेशन ये इंपॉर्टेंट है, प्रोफेशनल प्रैक्टिस एंड कॉन्ट्रैक्ट, फॉर्म एंड स्ट्रक्चर, डिजास्टर रेसिस्टेंस स्ट्रक्चर एंड टेम्पररी स्ट्रक्चर, इस टाइप से। तो आपको क्या हो जाएगा, इसी टाइप से लिखा हुआ है, देखो सेक्शन 3 का भी, सेक्शन 4 का भी देखो, लैंडस्केप आर्किटेक्चर, अर्बन डिजाइन एंड कंजर्वेशन, डेवलपमेंट कंट्रोल, फिर प्लानिंग प्रोसेस में प्लानिंग थ्योरीज एंड प्रिंसिपल्स, प्लानर्स का जो भी फेमस थ्योरीज है और कौन कौन सा प्लानिंग कॉन्सेप्ट जो बेसिकली है उसका फिलोसफी क्या है, फिर डेवलपमेंट गाइडलाइन, बेसिकली यूआरडी पीएफआई गाइडलाइन की बात कर रहे हैं। तो ये चीजें आपको क्लियर होना चाहिए। जैसे इस टाइप टॉपिक में गए, हाउसिंग में गए, तो आपको हाउसिंग से रिलेटेड चीजें, टर्म्स पता होना चाहिए, उसका कुछ बेसिक फॉर्मूलाज है या बेसिक डेफिनेशंस वगैरह है उसमें। उसके बाद रियल एस्टेट वैल्यूएशन एक न्यूमेरिकल टॉपिक है, वैसे ये एस्टिमेशन का पार्ट है, एस्टिमेशन कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन करके, बट ये सेक्शन यहाँ पे डाला हुआ है, तो हम लोग जब पढ़ेंगे तो वो कंबाइन करके पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, एस्टिमेशन के साथ साथ से पढ़ेंगे। तो हाउसिंग और रियल एस्टेट वैल्यूएशन, हाउसिंग में दो पोर्शन हो गया, हाउसिंग का और रियल एस्टेट वैल्यूएशन। सेक्शन 7 में अगर देखा जाए तो सर्विसेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, सर्विसेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर में फायर फाइटिंग एंड बिल्डिंग सेफ्टी, फिर सीवरेज ट्रीटमेंट, ड्रेनेज, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, वाटर ट्रीटमेंट एंड सप्लाई, बेसिक ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। सर्विसेज में इतना पार्ट हुआ और ये पार्ट अपना कॉमन हुआ। सेक्शन 1 2 3 4 5 6 7 सारा का सारा चीज आपको शेयर कर दिया जाएगा, आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, ए टू जेड चीज आपके साथ शेयर होगा, समझिए। तो ऐसे करके आप अच्छे से फोकस कर पाओगे आप अपनी तैयारी को, समझ गए। सेक्शन 1 कैसे कंप्लीट होगा, जब ये टॉपिक कर लेंगे। सेक्शन 2 कब कंप्लीट होगा, जब ये टॉपिक हम कब कवर कर लेंगे। 3 4 5 6 7 ये कॉमन है। नेक्स्ट है B1.1 करके, जैसे कि सेक्शन 1 आर्किटेक्चर वाला है तो 3 पॉइंट, B1.1 1.2 1.3। हिस्ट्री एंड कंटेम्परेरी आर्किटेक्चर में हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर, आर्किटेक्ट्स एंड वर्क, कंटेम्परेरी आर्किटेक्चर। ठीक है, ये थोड़ा सा जो है ना उबाऊ टॉपिक है, आर्किटेक्ट्स एंड देयर वर्क। बहुत सारे स्टूडेंट को देखे हैं बहुत परेशान रहते हैं कि इतना ज्यादा कैसे याद कर पाए, तो मैं एक शॉर्ट नोट मैंने भेजा हुआ ही है, गेट 2021 तक का उसमें किया हुआ है, बाकी और भी मैं उस पर काम कर रहा हूँ। बस आपको इसमें ये जो है ना पढ़ने का तरीका क्या है, चैप्टर जैसे ये लिखा हुआ 25 आर्किटेक्ट्स एंड देयर वर्क्स वाला में, इस अगर इसमें अगर कूदोगे ना तो पूरा चीज भूल जाओगे, और ये उसके बाद भी तुमसे हो सकता है कि क्वेश्चन ना बने। अगर आर्किटेक्ट एंड देयर वर्क का बुक एंड ऑथर का, फेमस बिल्डिंग्स या स्ट्रक्चर एंड फॉर्म्स का, बेसिकली अगर इस सब में अगर डेप्थ में जाओगे तो फिर पूरा का पूरा इम्पैक्ट पड़ जाएगा सब पे। तो आप इस सब टॉपिक को जो है ना सेकेंडरी में रखो, कि ये टाइम निकाल निकाल के बस डेली में देखना है, समझ के। नहीं तो ये इतना ज्यादा अथाह चीजें हैं कि आप इसको जितना पढ़ते जाओगे उतना मतलब कम पड़ जाएगा, बहुत ज्यादा है आर्किटेक्ट वर्क का पढ़ने का। तो मैं अभी तो जस्ट प्रीवियस ईयर वाला सोल्व किया हूँ, सॉल्व करके आप लोग को शेयर किया हूँ। तो सबसे पहले नंबर, गेट 1991 से लेके 2023 तक में जितना भी आर्किटेक्ट एंड देयर वर्क का है वो पीडीएफ प्रॉपर लिख लो, हैंड रिटन, उसको सबसे पहले नंबर याद करो। उससे क्या हो जाएगा सर, उससे करने से हमको क्या फायदा मिलेगा, उससे फायदा ये मिलेगा अगर गलती से गेट 2024 में एक ऑप्शन या दो ऑप्शन अगर प्रीवियस ईयर गेट का क्वेश्चन का दे दे तो हम उतना झंझट पालेंगे नहीं, बस उतना ही हम रिवाइज करेंगे। उसमें से हमको दो मिल गया तो दो अगर मिल गया, और हो सकता है कि अगर 200 ऑप्शन बन जाए तो हमारा काम बन जाएगा, उतना ज्यादा पढ़ने का जरूरत नहीं। तो सबसे पहला प्रायोरिटी आपको रखना है कि प्रीवियस ईयर वाला जो भी बुक ऑथर दिया हुआ है, आया हुआ है, या फेमस बिल्डिंग्स आर्किटेक्ट एंड देयर वर्क आया हुआ है, तो पहले उसको कवर करना है, समझिए। वैसे हैंड रिटन मेरे पास है, मैं ग्रुप में वो शेयर भी कर दूंगा, या हो सकता है आपके लाइब्रेरी में होगा ही, जो अपना हेरिटेज का स्टोर है उसमें बिल्कुल से होगा ही, आप चेक कर लेना वहाँ पे, या मैं मेंशन कर दूंगा, समझ गया। बाकी कंटेम्प्रेरी आर्किटेक्ट, और इसमें भी आर्किटेक्ट देयर वर्क में हमें आपको कुछ कुछ हिटेड आर्किटेक्ट जो हिट लिस्ट में है, जो टॉप वाले हैं, वो जरूर से मैं बता दूंगा, वो कहीं ना कहीं आपको कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा। तो उसका काम बस याद रखना है, फोकस। नेक्स्ट, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड स्ट्रक्चरल सिस्टम में बेसिकली आपको मटेरियल से रिलेटेड, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, और स्ट्रक्चर, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, सोम, SOM। तो B1.2 जो है मेनली मटेरियल, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग मटेरियल, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड बिल्डिंग स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर्स में भी मेनली आपको जो है फोकस किया जाता है SOM, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में। पार्ट 1 होता है आपका सिंपली स्ट्रेन, स्ट्रेस, हुक्स लॉ तक, और पार्ट 2 में चला जाता है टाइप्स ऑफ बीम, उसके बाद लोडिंग, UDL, इस टाइप से, पॉइंट लोड, कॉन्सेंट्रेटेड लोड, टाइप्स ऑफ लोड में चला जाता है। फिर SFT, BMD, उसके बाद आ जाता है आपका डिफ्लेक्शन ऑफ बीम में। नेक्स्ट में कुछ स्टैंडर्ड्स है, IS 456 2000 का कुछ है स्टैंडर्ड्स वगैरह, डायरेक्ट डायरेक्ट फॉर्मूला छोटा छोटा है, 8-10 फॉर्मूलाज, वो मैं पढ़ा दूंगा आपको, समझ गए। तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन इतना रहा, मटेरियल, कंस्ट्रक्शन और स्ट्रक्चर बेसिक, समझ गए।
उसके बाद B1.3 में बिल्डिंग सर्विसेज एंड सस्टेनेबिलिटी में क्या है, साउंड एंड एकॉस्टिक्स, क्लाइमेटोलॉजी, लाइटिंग, बिल्डिंग परफॉर्मेंस एंड रेटिंग, बिल्डिंग रेटिंग सिस्टम वाला, एयर कंडीशनिंग, HVAC मेनली, प्लम्बिंग सिस्टम एंड सैनिटरी फिक्सचर्स। ठीक है, कॉमन कुछ कुछ सर्विसेज वाला पोर्शन यहाँ पे। फिर वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिफिकेशन एंड एलिवेटर, इंटेलिजेंस बिल्डिंग, एलिवेटर एंड एस्केलेटर्स। समझ गए, तो मेनली सर्विसेज वाला ही पोर्शन ये भी है, सर्विसेज वाला भी ये भी है, बट इसमें थोड़ा लाइटिंग, एकॉस्टिक्स और HVAC वाला पोर्शन ऐड हो गया है। बाकी लगभग वही है, वाटर सप्लाई ट्रीटमेंट वाला और सीवरेज। तो हम लोग जब पढ़ेंगे तो ये वाला चीज जब पढ़ेंगे ना, तो कंबाइन करके पढ़ लेंगे, लाइटिंग, एकॉस्टिक्स, HVAC अलग, उसके बाद वाटर सप्लाई, फायर फाइटिंग, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ये सब कंबाइन करके एक ही बार में पढ़ लेंगे कि दो बार में पढ़ने का जरूरत ना पड़े, और अच्छे से पढ़ लेंगे। समझिए, फिर है ये प्लानिंग पोर्शन का B 2.1, 2.2 और 2.3। 2.1 में टू पोर्शन आपको ध्यान रखना है, अर्बन एंड रीजनल प्लानिंग, हाउसिंग का पॉलिसी जो अभी तक है, पंचवर्षीय योजना जो है, 5 ईयर प्लान, ये सब चीज को आपको एक से लेके जितने भी 12-13 जितना भी है आपको याद रखना है अभी तक का, और उसमें कौन कौन सा स्कीम लॉन्च हुआ है वो चीज पे आपको फोकस करें। फिर सर्वेइंग, रिमोट सेंसिंग ऑन एंड GIS वाला, फिर प्लानिंग लेजिस्लेशन, अर्बन इकोनॉमिक्स, ये सप्लाई डिमांड वाला टॉपिक आ जाएगा। फिर अर्बन लेजिस्लेशन है, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग, फिर जो है बस यहाँ तक अपना सिलेबस है, उसके बाद जनरल वाला चीज है। डन। इसमें भी आपको, इतना में भी अगर आपको लगता है कि सर इसमें भी थोड़ा बहुत कुछ कंफ्यूजन रह जाएगा कि कौन सा टॉपिक कहाँ पे है नहीं है, ये वाला क्या था, ओवरऑल था, ये गेट ISC बेंगलोर का साइट पे अपना जो भी डेटा था। नेक्स्ट में है ये वाला सर की बेसिकली बुक का ही, ये 2 पेज है, समझ गए, ये है। उसके बाद ये वाला चीज मैं यहाँ पे, इधर दिख रहा है, चलो उधर से कोई मतलब नहीं, ये वाला चीज बस फोकस करते हैं। ये वाला में क्या है, ये भी मैंने ग्रुप में शेयर कर दिया है ऑलरेडी। तो इसमें क्या है कि आप टोटल इस टाइप से भी, अगर आपको जिस वे में आपको कंफर्ट फील होता है कि मैं ऐसे सर सिलेबस को कंप्लीट करना चाह रहा हूँ, तो अपने तरीके से, तो मैं सारा का सारा चीज बना के देती हूँ आपके लिए कि आप किसी किसी भी तरीके से आप तैयारी कर सकते हो। आपके पास 2-3 तरीका से सिलेबस कवर करने का हमारे पास ऑप्शन है। तो ऐसे भी कर सकते हैं, पूरा 1 से लेके 24 तक, 23 तक, इस टाइप से आप टॉपिक्स बना लो, उसको पढ़ते जाओ और उसको कंप्लीट करते जाओ। इसमें एक बेनिफिट ये हो जाएगा, जैसे कि आर्किटेक्चरल ग्राफिक्स है, हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर, क्लाइमेटोलॉजी, लाइटिंग, इल्यूमिनेशन, एकॉस्टिक्स, इस टाइप से लिखा हुआ सारे टॉपिक। तो आपको इसमें से कॉमन कौन सा है, कौन सा टॉपिक कॉमन है, ऐसे पढ़ लिया। अर्बन प्लानिंग है, कॉमन में है, अर्बन हाउसिंग है, कॉमन में है, लैंडस्केप कॉमन में है, अर्बन डिजाइन कॉमन में, इस टाइप से। और कौन कौन सा आर्किटेक्चर में भी है और कौन कौन सा प्लानिंग में भी है, तो इससे आपको ये भी आइडिया लग जाएगा कि कौन सा टॉपिक्स कॉमन है, कौन। समझ गया, कोई डाउट एक बार रिप्लाई कर दो प्लीज, यहाँ तक कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हो आप। तनिष्क, आकांक्षिता, मिहिर, कृष्णा, श्रेया, आयुष, श्रेया, एक बार कोई भी डाउट हो तो अभी तक में जरूर से पूछ लेना। आकांक्षिता सर प्लीज री अपलोड दिस अगेन इन ग्रुप। ओके ओके, मैं ये PDF ही आपकी लाइब्रेरी में मैं रख दूंगा, आप वहां से आराम से देख लेना, ठीक है, कोई कहीं भागा नहीं जा रहा है, क्या ऐसा नहीं कि मैं शेयर नहीं करूंगा, ये वाला चीज सबसे टॉप में आपके लाइब्रेरी में रख दूंगा, आप बहुत अच्छे से आराम से इसको फॉलो कर लेना, ठीक है। ये सारा का सारा मेहनत जो मैं कर रहा हूँ आप ही के लिए कर रहा हूँ, ये मैं मेरे लिए, ये सब के सारा का सारा जितना भी मैं मेहनत कर रहा हूँ आप ही के लिए, समझिए, जितना भी रिसर्च मैं कर रहा हूँ, कि जितना ज्यादा, जितना बेस्ट से बेस्ट कंटेंट आप तक मैं पहुंचा पाऊँ, समझ गए, ये हमारी हमेशा मतलब कोशिश रहता है, समझ गए, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब देखो, जैसे कि यहाँ हम लोग पढ़ लिए कि क्या टॉपिक्स में है, क्या क्या कॉमन है, कौन आर्किटेक्चर प्लानिंग में है। इसके बाद एक चीज आ जाता है, कुछ न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस, जैसे कि इस बार 12-14 नंबर का न्यूमेरिकल्स आया हुआ है। तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि बहुत ज्यादा हम पढ़ के न्यूमेरिकल्स गए और मेरे से पेपर में क्वेश्चन बना ही नहीं। कभी कभी ऐसा भी होता है, मेरा दोस्त बहुत कम ही पढ़ा, उससे क्वेश्चन वो तो मेरे से ज्यादा स्कोर करके चला आया। तो ऐसा के लिए क्या है कि सबसे पहले नंबर, न्यूमेरिकल्स में भी कुछ कुछ जोन है गेट आर्किटेक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से, कि ये वाला जोन आपको सबसे पहले कंप्लीट करके रखना ही चाहिए, समझ गए।
सबसे पहले आपको इस टॉपिक्स के न्यूमेरिकल्स लगा के रखना ही चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम स्ट्रक्चर में भीड़े पूरा स्ट्रक्चर पढ़ गए, बहुत डेप्थ में बहुत ज्यादा महारत हासिल कर लिया और क्वेश्चन बिल्कुल लल्लू सा क्वेश्चन दिया, वो मेरे से पेपर में नहीं बना, तो फिर उतना मेहनत बेकार है। तो ये भी मैंने आपके लिए डेटा यहाँ पे एक बना के रखा हुआ है। बेसिकली ये बीके दास सर का रिसर्च है किया हुआ कि गेट आर्किटेक्चर न्यूमेरिकल्स विच यू मस्ट अटेम्प्ट। मुझे जहां से डाटा मिलता है ना, जरूर से मैं उसको कंपाइल करके आप तक पहुंचाने का कोशिश करता हूँ, समझिए। वैसे मैं भी यही बना था, तो सर का बना बनाया मिल गया। तो ये बिल्कुल सर का बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस रहा है इस फील्ड में, तो मैं भी फॉलो करता हूँ इस चीज को। तो और आपको भी सजेस्ट करता हूँ बिल्कुल से ये सब चीजें आप फॉलो करो। तो गेट आर्किटेक्चर में जो भी न्यूमेरिकल्स हैं, यू मस्ट हैव टू अटेम्प्ट बिफोर गेट 2024। कौन कौन सा टॉपिक है न्यूमेरिकल्स का, जैसे कि वैल्यूएशन में है, समझ गए, सिंकिंग फंड मेथड से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है। अक्सर देखा गया है सिंकिंग फंड से क्वेश्चन बहुत ज्यादा लगातार पूछा हुआ है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन में स्क्रैप वैल्यू क्या होता है, बुक वैल्यू क्या होता है, सर्विस वैल्यू क्या होता है, इस टाइप से थ्योरेटिकल वाला क्वेश्चन, रेंटल वैल्यू वाला चीजें हैं। एस्टिमेशन में जो है आपका अर्थ वर्क हो गया या पेंट वाला प्रॉब्लम हो गया, इस टाइप से एस्टिमेशन कॉस्टिंग का न्यूमेरिकल्स आपको लगाना चाहिए। एकॉस्टिक्स में रिवर्बरेशन टाइम पे एक टाइम था बहुत ज्यादा क्वेश्चन, इधर भी 2021-22 तक क्वेश्चन आया हुआ ही है, बीच में अभी 1-2 साल से रुका हुआ है, बट क्वेश्चन रिवर्बरेशन टाइम हिटेड टॉपिक है एकॉस्टिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से। अब स्टैंडर्ड्स जैसे पूछने लगे हैं कि डेसिबल का क्या, कितना डेसिबल होना चाहिए, मतलब एज पर एनबीसी, इस टाइप से क्वेश्चन थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछने लगे हैं। लाइटिंग इल्यूमिनेशन का भी इस बार का क्वेश्चन थ्योरेटिकल बेस्ड रहा है, बट मोस्ट ऑफ द चांसेस रहता है एकॉस्टिक्स, लाइटिंग इल्यूमिनेशन, ये सब में न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन पूछने। सॉरी। रन ऑफ कैलकुलेशन का, कंटूर प्रॉब्लम का, एफएआर का क्वेश्चन, सीपीएम पोर्ट में मीन वेरिएंस हो गया या टोटल क्रिटिकल पाथ वाला हो गया, ड्यूरेशन से रिलेटेड। आरसीसी बीम डिफ्लेक्शन का है, हाउसिंग नीड एंड डिमांड का। आरसीसी एक्चुअली स्ट्रक्चर्स का ये है, और स्ट्रक्चर का आगे भी होगा, ट्रस एंड स्पेस फ्रेम, समझ गए। तो आपको एसएफडी बीएमडी मेनली आपको देखना है, या फ्लेक्सुरल इक्वेशन वाला, उससे कौन सा, उससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। और स्टैंडर्ड्स, मैं बता रहा हूँ स्ट्रक्चर्स में ये गांठ बांध लो कि स्ट्रक्चर्स में वो कुछ भी तिकड़मबाजी करके क्वेश्चन नहीं पूछ सकता, कोई भी अजीब क्वेश्चन नहीं पूछता है। वो आपको स्टैंडर्ड क्वेश्चन जो भी यूडीएल का हो, यूवीएल का बहुत रेयर चांस है आपसे पूछने का, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड का, सिंपली सपोर्टेड बीम पे कॉन्सेंट्रेटेड लोड, और यूडीएल वाला यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, उसी का जो है आप वैराइटीज ऑफ क्वेश्चन कर लो, उसका एसएफडी बना लो खुद से, उसका बीएमडी बना लो खुद से, उसका डिफ्लेक्शन निकाल लो हर एक पॉइंट पे कुछ कुछ इस टाइप से। तो आपको अच्छा से स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में स्ट्रक्चर पोर्शन में आपको अच्छा से नॉलेज हो जाएगा, समझ गए। नेक्स्ट है पॉपुलेशन हाउसिंग नीड एंड डिमांड वाला हो गया, फिर पॉपुलेशन ग्रोथ में अर्थमेटिक ज्योमेट्रिकल इस टाइप से एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का, सेप्टिक टैंक प्रॉब्लम, ट्रस एंड स्पेस फ्रेम ट्रस से रिलेटेड, बेंडिंग मोमेंट एसएफ शेयर फोर्स का, फिर यू वैल्यू आर वैल्यू कंडक्टिविटी, बेसिकली एचबीएससी सिस्टम का जो है 4 कैरेक्टरिस्टिक थर्मल प्रॉपर्टीज पे बेस्ड क्वेश्चन, यू वैल्यू कैपिटल आर, रेसिस्टिविटी कंडक्टिविटी और रेसिस्टेंट और कंडक्टिविटी और रेसिस्टिविटी क्वेश्चन, इसके बेस पे एचबीएससी का मेन फोर जो थर्मल प्रॉपर्टी था उसके बेस पे क्वेश्चन, समझ। और भी है एक दो, एसी का टन निकालने वाला जो भी कॉन्सेप्ट है अपना, जो जिसमें हम लोग एरिया बेस निकालते हैं और नंबर ऑफ चेंजेस पर आवर करके निकालते हैं, वो वाला भी कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है एचबीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से। और बाकी कुछ कुछ थ्योरिकल पोर्शन भी, जो डेम्पर्स वगैरह जो फर्स्ट वाला में आता है वो चीज मैं जरूर से बताऊंगा, समझ गया। प्राइस एंड डिमांड से है, पेंट प्रॉब्लम है, लिफ्ट प्रॉब्लम या रिटर्निंग टाइम वाला है, या प्रोबेबल स्टॉप, नंबर ऑफ प्रोबेबल स्टॉप, स्केल एरिया बेस्ड हो या लेंथ बेस्ड हो या फ्लाइंग हाइट से रिलेटेड। अब जैसे प्लानिंग है ना, तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन इससे मिल सकता है आपको। ओपन चैनल फ्लो या हाइड्रोलिक रेडी से रिलेटेड, वाटर पंप एसी टर्न रिलेटेड प्रॉब्लम, यही बोलना चाह रहे थे यहाँ पे हम। और ट्रांसपोर्टेशन रिलेटेड क्वेश्चंस, मतलब ये न्यूमेरिकल्स का जो भी टॉपिक, जो हॉट जोन है ना, हॉट जोन मतलब कि आपको सबसे पहले ये वाला टॉपिक पे 5-10 प्रकार का क्वेश्चन जो है ना, 5-7 वैरायटीज का क्वेश्चन, ऐसा नहीं है कि अगर वैल्यूएशन है तो एक ही टाइप का क्वेश्चन कर लिए, नहीं, वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन, 5-10 टाइप का क्वेश्चन आप इस पे कर लोगे। अच्छा डेप्थ वाला कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन, छोटा से छोटा बड़ा से बड़ा क्वेश्चन, तो आपको ऑन एन एवरेज एक आइडिया मिल जाएगा सारे टॉपिक्स का। ये चीज मैं कवर करा ही दूंगा, अभी तक हमने ऑल 15 टॉपिक का ओवरव्यू कर चुके हैं, तो ये सारा का सारा हमारा हो चुका है, समझ गए, डरना नहीं है। मैं फिर से ये सारा का सारा चीज, हर एक टॉपिक न्यूमेरिकल्स जो भी 15 टॉपिक्स कराएंगे, ये सारा का सारा फिर से आने वाला है, तो आपका अगर छूट भी गया है तो आपको परेशान नहीं होना, नहीं, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। अगर आप पहले से कर लिए हैं तो ये प्लस की बात है कि आपको और भी आगे ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। नेक्स्ट में आ जाता है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, समझ गए। ये था आपका सिलेबस,
ये उसके अंदर में कौन कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, और वहां पे आपका आर्किटेक्चर प्लानिंग और कॉमन सेक्शन वाला। नेक्स्ट आपका एनालिटिकल वाला पोर्शन था। नेक्स्ट आ जाता है गेट 2000 1991 से लेकर 2023 सर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक। ये सब आपको देखना है। कैसे देखना है, तो ऐसे अगर देखोगे ना, डायरेक्ट पूरा किताब देखोगे, रेंडमली कोई भी पेज पलटोगे, कोई भी क्वेश्चन अगर लगाना चालू करोगे, तो अगर नहीं आएगा ना तो फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, पता नहीं जो मैं सोच के चल रहा हूँ पता नहीं वो अचीव कर भी पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। या उस बुक को तुम देखते रह जाओगे, टाइम पूरा लैप्स हो जाएगा और आप कभी नहीं पूरा क्वेश्चन बैंक पढ़ पाओगे। तो उसको इसको कवर करने का क्या तरीका है, आप ना इसको वॉल्यूम वाइज में बांट दो या सेट वाइज में बांट दो। कि इसको जो है ना, जैसे 1991 से लेके 2005 तक छोटा छोटा क्वेश्चन है ये सब, बस 20 20 25 25 बस क्वेश्चन है। तो जल्दी जल्दी 1991 से लेकर 2000 तक में जो है ना क्वेश्चन बहुत कम कम है। तो पहले इसका टारगेट इस टाइप से ऐसे करके बना लो, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3, वॉल्यूम 4, इस टाइप से। कि वॉल्यूम 1 जो रहेगा ना, वो बस 2020 से लेकर 2023 तक बना लो, कि वॉल्यूम 1 यहाँ तक है। एक मार्क कर दो यहाँ पे कि यहाँ के बाद हम वॉल्यूम 1 मान रहे हैं, फिर वॉल्यूम 2 यहाँ से यहाँ तक। समझ गए, 2013 से लेकर 2019 तक। ये ऐसे टारगेट कर लोगे ना, तो ऐसे लगेगा ना कि अच्छा ये वाला सेक्शन है, ये वाला सेक्शन है, ये वाला सेक्शन है, ये वाला। तो ऐसे ऐसे जब हो जाएगा ना आपको, सॉरी, इस टाइप से जो है ना आपको ज्यादा समझ में आएगा, मतलब आपको मतलब कॉन्फिडेंस देगा कि ये वाला सेक्शन कंप्लीट हो गया, फिर ये वाला हो गया। नहीं तो ऐसे देखते जाओगे डायरेक्ट, ऐसे नहीं कि 31 टॉपिक्स है या इस 31 32 इस टाइप से प्रीवियस ईयर गेट का क्वेश्चन है, तो फिर थोड़ा सा जो है ना मन भी नहीं करता है करने का, और बर्डन सा फील होने लगता है कि कौन इतना करने जाएगा। इस टाइप से आपको जो है थोड़ा सा मतलब लेजीनेस फील होगा। तो ऐसे ही करके बांट दोगे ना सेक्शन वाइज में, तो आपको लगेगा कि सेक्शन 1 ये कंप्लीट कर लिए, ये कर लिए, ये कर लिए। इवन 2 सेक्शन भी जैसे ही आप कंप्लीट करोगे ना, उसके बाद बचेगा ही नहीं, आपको लगेगा अब तो कुछ है ही नहीं। तो वो कॉन्फिडेंस आपको बिल्ड करेगा, समझ गए। तो प्रीवियस ईयर गेट का क्वेश्चन सॉल्व करने का ये तरीका है। और एक चीज मैं ये बता दूं, अभी से गेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, अभी से नहीं बढ़ जाना है आपको इसको लेकर के। ये टॉपिक जो मतलब जो भी प्रीवियस ईयर गेट का क्वेश्चन है, ये आपको क्विज में मैं कम से कम 5 बार रिवाइज कराऊंगा। समझ गए, ये हमारी जिम्मेवारी है आपको कैसे कवर कराना। एक बार तो आपने ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स का क्वेश्चन क्लास में देख लिए हैं, मैम ने सारा क्वेश्चन करा ही रखा है, या जो भी हमने भी क्लास अभी तक लिया है प्रीवियस ईयर गेट का क्वेश्चन, फर्स्ट प्रायोरिटी रहता है कि आपका प्रीवियस ईयर गेट का क्वेश्चन सारा का सारा मैं करा दूं, उसके बाद कुछ नया क्वेश्चन, उसके बाद कुछ एडवांस क्वेश्चन कराऊं। तो आप एक बार जो है ना, आप अपने जो भी लेक्चर्स है उसमें देखना, आपका जितना भी टॉपिक से रिलेटेड प्रीवियस ईयर का गेट का क्वेश्चन है आपका ऑलमोस्ट हो चुका है। जब गो थ्रू करोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि आपका तो प्रीवियस ईयर गेट का क्वेश्चन हो चुका है। और जब हम लोग लास्ट में कराते हैं ना क्विज, तो प्रीवियस ईयर गेट का क्वेश्चन पूरा का पूरा आपको रटा रटाया होता है, समझ गए, मतलब बिल्कुल रटा रटाया, आप भूलोगे ही नहीं, आपको लगेगा कि वो आपको देखते देखते ये मैं रटा दूंगा, समझ गए। ये मतलब बिल्कुल ही रटा रहेगा। रटने का मतलब कि आपको सारा चीज ही पता रहेगा, मैं इतना प्रैक्टिस करा दूंगा उस टाइम कि आपको इसमें ज्यादा अभी के लिए नहीं सोचना है। अभी आपको फिलहाल आपके सिलेबस पे फोकस करना है, समझ गए, ये बाद के लिए है, आफ्टर दिवाली। अभी अगर जाओगे तो अभी अगर क्वेश्चन नहीं बनेगा, मुश्किल से 5 क्वेश्चन बनेगा, 7 क्वेश्चन बनेगा, जोड़ोगे 5 नंबर आ रहा है, 11 नंबर आ रहा है, 12 नंबर आ रहा है, तो फ्रस्ट्रेट रहोगे, लेकिन अच्छी पढ़े ही नहीं, फिर इस साल भी बर्बाद हो गया मेरा। तो ऐसे नहीं करना, अभी इधर नहीं कूदना है, अभी आपको बस सिलेबस कंप्लीट करना है। नेक्स्ट एक चीज आपको ये भी ध्यान रखना है, आपके पास टारगेट होना चाहिए कि कितना मार्क्स हमको गेन करना है, कितना लाना है, तभी जाके आप मतलब उस स्कोर तक कम से कम पहुंच पाओगे। नहीं तो रैंडम तैयारी करते रहोगे, रैंडम जाकर कुछ भी पेपर में देके चले आओगे, फिर गड़बड़ हो जाए, फिर वो चीज हो ही नहीं पाएगा जो चीज सोच के चले हैं, एटलीस्ट वो क्या, उससे बहुत ज्यादा पीछे रह जाओ। तो एक जो है ना रैंक प्रिडिक्टर टाइप से आपको ये जो है ना जो मार्क्स है और रैंक है, ऑलमोस्ट थोड़ा सा टफ ही सेट किया हुआ है, कि अगर ज्यादा से ज्यादा बैड से बैड सिचुएशन भी होगा ना तो ये फॉलो हो जाएगा, समझ गए। इससे कम ही फॉलो हो रहा है, मतलब अभी तक का रिकॉर्ड ऐसा रहा है कि इतना ज्यादा नहीं जा रहा है, बट इससे कम पे ही जो ये रैंक है या मार्क्स है वो सूट कर रहा है। बट अभी जो है थोड़ा सा जान के मैं बढ़ा के दिया हूँ ताकि आप यहाँ तक अफोर्ड कर पाओ। 70 से 75 अगर मार्क्स, 70+ अगर आपका टारगेट है तो सिंगल डिजिट रैंक के आप हकदार, 70 तक से प्लस अगर है तो सिंगल डिजिट के हकदार होगा। 65 से 69, 60 to 65, 55 to 59, 50 to 54, 45 इस टाइप कट ऑफ 40 42 करके लिखा हुआ है, ताकि आप थोड़ा सा ज्यादा सोच के रखोगे तो हो सकता है 36 35 के अप्रोक्स भी हो, तो आराम से एटलीस्ट आपके पास एक वैलिड स्कोर कार्ड रहेगा अगर इतना स्कोर करते हो। इससे ज्यादा जो है ना 40 45 मार्क्स तो आपको इधर से ही मिल जाएगा। आपको मैक्सिमम जो है
टारगेट ऊपर बढ़ाने का करना है, मतलब 45-50 के ऊपर आपको खुद से कितना मार्क्स लाना है, यहाँ तक तो मैं पहुंचा ही दूंगा, समझ। बाकी आपको जो भी चीज मैं पढ़ाऊंगा उसको कितना डेप्थ में आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, कितना समझ पा रहे हैं, वो टोटल का टोटल आप पे है। बाकी बताऊंगा भी बहुत सारी चीजें, समझ गए आगे जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़े। तो ये हो गया आपका रैंक प्रिडिक्टर, ये चीज आपको क्लियर हो जाना चाहिए। एक ये चीज आज ही आपको डिसाइड करना है कि हमको सिंगल डिजिट में जाना है, डबल डिजिट में जाना है, ट्रिपल डिजिट में जाना है, कि हमको डिजिट लाना ही नहीं है। ये आपका आज ही आप आज ही डिसाइड कर लो कि हमको करना क्या है, समझ गए। एटलीस्ट एक टारगेट फिक्स जरूर से करो कि एटलीस्ट हम ये करें, यहाँ तक कम से कम तो जरूर से रहे। और मेरा सजेशन ये रहेगा आपको कि टारगेट कोई भी बच्चा करेगा तो हमको तो एक ही रैंक आ जाए ऐसे करेंगे नहीं, हम कहते हैं कि आपको कम से कम जो है ना एक ही टारगेट बिल्कुल से होने चाहिए, एक ही टारगेट आपका, एक ही टारगेट आपका बिल्कुल से होने चाहिए, समझ गए। बट मैं प्रिफर करता हूँ कि आप अगर अभी से तैयारी कर रहे हो, बहुत पहले से तैयारी आपकी अगर चल रही है, तो जरूर से जो है ना 3 स्लॉट में बांटो कि 70+ से ज्यादा तो करना ही करना है। मतलब ये बैक में डाल दो दिमाग के कि हमको, मतलब फर्स्ट हाई मतलब उसमें रख दो, प्रायोरिटी पे रख दो कि हमको ये वाला टारगेट करना है, समझ गए। जैसे जैसे टाइम बीतेगा ना थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस लो होगा, समझ गए, तो अभी से डरना नहीं है। तो उसके बाद एक 60+, एक 50+, 50 से नीचे नहीं, मैं सजेस्ट करूंगा आपको 50 से नीचे सोचना ही नहीं है, समझ गए। 50 से नीचे सोच के जाना भी नहीं है, समझ गए। 50 से ऊपर एवं, 60 से एवं, 70 से एवं, ऐसे करके सोचना। 50 कम से कम इससे नीचे तो रहना ही नहीं है, ये चीज दिमाग में फिक्स कर दो, 50 से नीचे रहना ही नहीं है, 50 से ऊपर, 60 से ऊपर या 70 से ऊपर, ऐसे करके सोचना, समझ गए। नेक्स्ट में है आपका, ये था रैंक प्रिडिक्टर या रैंक या गेट मार्क्स से रिलेटेड चीजें, समझ गए। नेक्स्ट, अभी तक अपना कौन कौन सा सिलेबस कहाँ तक हमने कवर करा दिया है, क्या बाकी है, कैसे कवर अगर कराए हैं तो क्या स्टार्ट कैसे करें नहीं करें। तो इस टाइप से जब अपना ऐप पे जाओगे तो गेट आर्किटेक्चर पार्ट ए कॉमन सेक्शन में आपको मिलेगा, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, सेक्शन 4, सेक्शन 5, सेक्शन 6, सेक्शन 7। इसमें आपको 3 लेक्चर्स मिलेगा, वीडियो लेक्चर्स 3 है, एक फाइल इसी का जो क्लास में हुआ है उसका पीडीएफ आपको मिलेगा। सेक्शन 2 का 2 वीडियोज, अभी मेरा बस ओवरव्यू वाला क्लासेस, ऐसा नहीं है कि ये खत्म हो गया है, समझ गए। सेक्शन 2 का कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट 2 वीडियोज मिलेगा, आप वहां से देख सकते हैं। इसका सेक्शन 1 का है, सेक्शन 2 का, सेक्शन 3 में 3 वीडियोज और एक फाइल उसी का आपका पीडीएफ पीपीटी मिल जाएगा। सेक्शन 4 का भी 6 वीडियोज होगा, अर्बन डिजाइन, लैंडस्केप से रिलेटेड, और लैंडस्केप का और अर्बन कंजर्वेशन का, समझिए। फिर है फिफ्थ में प्लानिंग प्रोसेस में 5 वीडियोज होगा, यहाँ पे पीडीएफ, ठीक है, मैं यहाँ पे अपलोड करा देता हूँ। सेक्शन 6 में हाउसिंग अभी नहीं होगा, क्योंकि अभी हाउसिंग जो है ना शायद B2 वाला पार्ट में मैम ने पढ़ा दिया है। बाकी हाउसिंग वाला पोर्शन हम लोग जब न्यूमेरिकल्स वाला करेंगे तो ऑटोमेटिक आ जाएगा यहाँ पे। सेक्शन 7 अभी नहीं हो पाया है, तो सेक्शन 6, सेक्शन 7, वैसे हाउसिंग का ओवरव्यू हम लोग खत्म कर चुके हैं, समझ। अगर देखा जाए तो हाउसिंग कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि थ्योरेटिकल पोर्शन पहले मैम ने करा दिया है और न्यूमेरिकल वाला पोर्शन ओवरव्यू में हमने पढ़ लिया है। तो एक बार तो हमारा सिलेबस हाउसिंग का कंप्लीट हो चुका है, बट बहुत ज्यादा डेप्थ में क्वेश्चन जो न्यू टाइप का जो है, अभी तक हम लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बस देख पाए हैं, न्यू टाइप का क्वेश्चन एमएसक्यू एमसीक्यू इस टाइप से क्वेश्चन बहुत ज्यादा प्रैक्टिस नहीं कर पाए, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको भी खाली रखा है, सेक्शन 6 और सेक्शन 7। नेक्स्ट सेक्शन 2 भी। तो अभी आपको सेक्शन 1 कंप्लीट हो गया है, सेक्शन 3 कंप्लीट हो गया है, मेनली आपको पूरा सेक्शन जो कंप्लीट, मतलब 100% कंप्लीट का मतलब है सेक्शन 1 आपका कंप्लीट हो चुका है, सेक्शन 3 आपका कंप्लीट हो चुका है, सेक्शन 4 आपका पूरी तरीका से कंप्लीट हो चुका है, सेक्शन 5 आपका कंप्लीट हो चुका है। मतलब अगर कॉमन सेक्शन की बात करें तो आपका सेक्शन 1, सेक्शन 3, सेक्शन 4, सेक्शन 5, 4 सेक्शन आपका आउट ऑफ 7 सेक्शन में कंप्लीट हो चुका है, समझो। अब इसमें उसके बाद क्या है देखो, नेक्स्ट है गेट आर्किटेक्चर वाला पार्ट 1 जो आर्किटेक्चर का है, इसमें बस एक हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर का एक ही क्लास आज तक हो पाया, अभी हो पाया, और इस मंथ में 2 क्लास और है। तो अब बस हिस्ट्री ही बच गया, फिर मेरा ही सेक्शन बच जाता है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वाला, मटेरियल का और कंस्ट्रक्शन। उसके बाद एसओएम, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल वाला में स्ट्रक्चर से रिलेटेड, स्ट्रक्चर का भी हमने ओवरव्यू देख ही लिया है। B1.3 बिल्डिंग सर्विसेज एंड सस्टेनेबिलिटी वाला जो टॉपिक है, HVAC, लाइटिंग, इल्यूमिनेशन और एकॉस्टिक्स वाला चीजें हैं, एलिवेटर, स्केलेटर। बाय द वे ये टॉपिक्स भी हमने ओवरव्यू में सारे के सारे लेक्चर्स में कवर करा दिए, मतलब सिंगल शॉट में, समझ गए। डेप्थ में क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर पाए, बट सिलेबस ओवरऑल एक बार हमने कंप्लीट कर लिया। जैसे बी प्लानिंग वाला पोर्शन, रीजनल एंड सेटलमेंट प्लानिंग, प्लानिंग टेक्निक एंड मैनेजमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर, ये आपका पूरी तरीका से कंप्लीट हो चुका है प्लानिंग सेक्शन का, समझ लीजिए, प्लानिंग सेक्शन का कंप्लीट हो चुका है। अब एक क्वेश्चन आपका हो सकता है कि अभी यहाँ तक आए कि सर हम आर्किटेक्चर मेरा देने का मन है तो मैं प्लानिंग छोड़ दूं क्या,
या मेरा प्लानिंग देने का मन है, आर्किटेक्चर से समझ में नहीं आता है, स्ट्रक्चर मेरा बहुत ज्यादा वीक है, हमको डर लगता है मेरे से न्यूमेरिकल्स नहीं बन पाएगा, मैं छोड़ दूं क्या, या इसमें अकॉस्टिक्स लाइटिंग न्यूमेरिकल्स वाला बड़े टॉपिक पड़ा हुआ है, तो ये छोड़ सकते हैं। मैं कहता हूँ कि अभी आपके पास टाइम है, अभी हमारे पास टाइम है, तो मैं बोलूंगा कि वहां पे दोनों सेक्शन आपको देखने का टाइम मिलता है। एक बार ना अभी गेट पॉइंट ऑफ व्यू से मत सोचो, या हेरिटेज में अगर आपने ज्वाइन किया हुआ है ना, तो गेट पॉइंट ऑफ व्यू से मत देखो कि हम तो गेट तैयारी करेंगे, नहीं। एक बार पूरा का पूरा आप आज सिलेबस कंप्लीट कर लेते हो ना बैठ के, एक बार प्रॉपर आज अगर आप टाइम देके पार्ट 1 पार्ट 2 जो भी आर्किटेक्चर का या प्लानिंग का है, तो आपके दिमाग से ना एक ये वाला क्वेश्चन ही हट जाएगा कि मेरा गेट का तैयारी, गेट का ही तैयारी से सारा जितना भी गवर्नमेंट्स का है, जैसे डीडीए का है, आईएसआरओ का, यूपीएससी बीपीएससी जो भी, एचपीएससी हरियाणा पब्लिक या डब्ल्यूबीजेई का हो, जितने भी टाइप्स के गवर्नमेंट का जॉब्स का है ना, इसी का सब पार्ट, ये भी पूरा का पूरा सिलेबस बस यूपीएससी और बीपीएससी वाला ही बस ये सब चीज रखता है। नहीं तो सारा का सारा इसी का सब टॉपिक, मतलब कोई एक आर्किटेक्चरल सेक्शन उठा लेगा, कोई एनवायरमेंटल उठा लेगा, डिजाइन उठा लेगा, इस टाइप से, या कुछ कुछ चीज को स्किप कर देगा। तो ये चीज आपको एक बार टाइम देके कंप्लीट, एक बार अपने आप को तकलीफ देके कर लेते हो ना, तो परमानेंट सब दिन के लिए आपके माइंड से एक क्वेश्चन हट जाएगा कि क्या मुझे और भी पढ़ना है क्या लेक्चर्स, नहीं, इसी चीज को आपको बार बार रिवाइज करते रहना है, समझ गए। तो एक बार मैं कहूंगा कि पूरा का पूरा आपको पढ़ लेना चाहिए टोटल सेक्शन, और वैसे भी गेट में जब जाओगे तो आपको वहां पे दोनों सेक्शन देखने को मिलेगा। हो सकता है पेपर थोड़ा सा बिट इज, ऐसा नहीं होगा कि बिल्कुल भी आर्किटेक्चर का पेपर टफ बना दे और प्लानिंग का क्वेश्चन जो है इजी कर दे, नहीं। और एक कारण ये भी हो गया है, प्लानिंग पोर्शन और आर्किटेक्चर पोर्शन का ये भी कारण हो गया न्यूमेरिकल्स घटने का, क्योंकि प्लानिंग पोर्शन में न्यूमेरिकल्स टॉपिक्स थोड़े से कम है एज कंपेयर टू आर्किटेक्चर में, जैसे कॉस्टिक्स वाला है, लाइटिंग वाला है। इसीलिए अब क्वेश्चन जो है ना कॉस्टिक्स लाइटिंग का थ्योरेटिकल क्वेश्चन बना देंगे, क्योंकि उसको प्रोपोर्शन जो है ना बैलेंस में करके रखना है, जैसे आर्किटेक्चर का भी है, तो जितना न्यूमेरिकल वो प्लानिंग पार्ट 1 में बी 1 में देगा, उतना ही न्यूमेरिकल बी 2 में भी उसको डालना है, तो बी 2 वाला सेक्शन में उनको ज्यादा मिल नहीं पाता है। सर्वेइंग का हो सकता है, कुछ कॉन्टूरिंग वाला क्वेश्चन हो सकता है, या ट्रांसपोर्टेशन का कुछ क्वेश्चन मिल सकता है, या कुछ इस टाइप से एक दो और भी टॉपिक्स का क्वेश्चन मिल सकता है, समझिए। तो इस टाइप से न्यूमेरिकल वाला टॉपिक्स थोड़े से कम है एज कम्पेयर टू ये, तो इसलिए बैलेंस करने के लिए थोड़ा सा कॉस्टिक्स लाइटिंग वाला या एचबीएससी वाला क्वेश्चन जो है वो थ्योरेटिकल बेस्ड हो गया। नहीं तो ऐसा पता चलता है कि 5 न्यूमेरिकल क्वेश्चन आर्किटेक्चर में आ गया और 2 न्यूमेरिकल क्वेश्चन प्लानिंग में आ गए, तो पूरा बच्चा स्विच कर जाता फिर प्लानिंग पोर्शन में, तो वो पेपर बिल्कुल ही 100% बैलेंस होगा। बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा कि आर्किटेक्चर वाले बच्चों को पेपर टफ मिल जाएगा, प्लानिंग वाले बच्चे को पेपर इजी मिल जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है। 99% ऐसा होगा कि पेपर बैलेंस्ड होगा, 1% ऐसा होगा कि प्लानिंग थोड़ा सा थ्योरेटिकल वाला है, तो आप थ्योरी में अगर अच्छे हो, रटने में ज्यादा अच्छे हो, थोड़ा सा आपको चीजें ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग या याद ज्यादा रहता है, तो आपके लिए वो बेनिफिट हो जाएगा। अगर आपको न्यूमेरिकल पसंद है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है न्यूमेरिकल्स बनाने में, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट आपका फंडामेंटल अगर स्ट्रॉन्ग है, तो आपको थोड़ा सा आर्किटेक्चर वाला में कॉन्फिडेंस मिलेगा। बट अभी जैसे कि कुछ कुछ बच्चे जैसे कि रिपीटर्स हैं, जैसे कि आपको यूपीएससी का भी फॉर्म भरे हैं या और भी गवर्नमेंट जॉब वाला में, तो आपको वहां पे जो है ना आपको पूरा का पूरा सिलेबस देखना है, तो आप इससे ज्यादा इधर उधर करने से क्या ही है, आराम से बैठ के पूरा एक कॉमन पढ़ लो, आर्किटेक्चर पढ़ लो और प्लानिंग पढ़ लो, एक बार शांति से बैठ के सिलेबस कंप्लीट कर लो। उसके बाद पेपर हॉल में जो इजी लगे जो टफ लगे बस वो डिसाइड करके पेपर दे देना आराम से, ठीक है। तो मैं कहूंगा कि ये आपको पूरा का पूरा सेक्शन ढंग से तैयार रखना चाहिए, पूरा का पूरा। ये कहीं ना कहीं काम आएगा ही आएगा, मैं बता रहा हूँ आपको, कहीं ना कहीं ये काम अभी तो गेट में आना ही आना है, बट यही चीज आपको इंटायर लाइफ आप हेरिटेज के नोट्स में पलटोगे कोई ना कोई, जब भी आपका इस साल हो गवर्नमेंट जॉब्स का हो या जब भी आपको जरूरत पड़ेगा, आप हेरिटेज का ही नोट्स पलटोगे। इसलिए मैं बोलता हूँ कि अभी ही जो पढ़ना है, जो भी नोट्स बनाना है, इसी साल बना लो बस, उसके बाद बस खाली रिवाइज का, उसके बाद मॉक टेस्ट लगाने का ही बस टाइम रखो। बाकी बाद जो भी नोट्स वोट्स जो भी है परमानेंट के लिए इसी बार बना बना के फट खत्म कर दो पूरे। उतना टाइम एक्सपेरिमेंट करने की, बार बार मैं कोचिंग लूँ, बार बार मैं तैयारी करूँ, एक बार में फाइनल एंड फिनिश, इस टाइप से। तो ये रहा कुछ अपना सिलेबस का पार्ट जो भी है। आपको स्टार्ट कैसे करना है, आपको वही स्टार्ट करना है। देखो जैसे कि अभी नया जर्नर्स है, तो अभी हमको तो ये सिलेबस तो ऐसा लग रहा है कि सर सेक्शन 1 तो कंप्लीट हो गया, सेक्शन 3 आप बोल रहे कंप्लीट हो गया, सेक्शन 4 कंप्लीट हो गया, इतना इतना चीज तो कंप्लीट हो गया, तो अब हम कैसे पढ़ेंगे। आपको कुछ नहीं करना, आराम से 3 लेक्चर्स है, एक एक लेक्चर को प्रॉपर 1 के स्पीड में, नॉर्मल स्पीड में, अभी भागा नहीं जा रहा है टाइम, आराम से जो भी नोट्स है आपके पास, प्रॉपर नोट्स होने चाहिए। एक शैली मैम का, अनन्या मैम का, मृत्युंजय सर का, रतन सर का, इस टाइप से नोट्स बना लो एक एक करके। उसमें जो भी सेक्शन है प्रॉपर 1 के स्पीड में, नॉर्मल स्पीड में आप ढंग से पूरा पीपीटी जो है लिखने के बजाय, जो भी मैम डिस्कस करे, पीपीटी आपके पास है ही,
आप वहां से पढ़ लेना, बाकी जो बस खाली पॉइंट वाइज लिख लो कि ये कलर थ्योरी में ये वाला पॉइंट है, एनालॉगस 12 कलर सिस्टम है, ऐसे ऐसे करके बस पॉइंट लिखते जाओ, जो इंपॉर्टेंट लगे वो बस पॉइंट बस लिखते जाना। टोटल पीपीटी ही उतार मत देना नोट्स में, नहीं तो फिर टाइम लग जाएगा। पीपीटी आपके लिए पढ़ने के लिए है ही, नोट्स बस एकदम बुलेट पॉइंट टाइप से बस लिखते जाना, जो भी चीज आपको बस लग जाए। अब उतना बच्चा हम लोग है नहीं कि हमको एक एक चीज बताया जाएगा कि ये वाला लाइन लिखो, इतना बड़ा पैराग्राफ है तो ये वाला लाइन लिखो। आपको क्लियर क्लियर पता लग जाना चाहिए कि इस वाला अगर 4 लाइन का पैराग्राफ है तो उसमें से कौन सा लाइन बुलेट पॉइंट बन सकता है, तो बस उसको लिख लेना है। बाकी आपके पास पीपीटी है, उसको स्लाइड करके लास्ट में पढ़ लेना एक बार नोट्स बनाने। तो आप स्टार्ट कैसे करोगे, तो स्टार्ट आप सेक्शन 1 से करोगे। 3 लेक्चर है प्रॉपर, और अभी डेज वाइज रूटीन नहीं सेट करना है कि आज के दिन हमको ये खत्म करना है, कल के दिन ये करना है। अब बच्चे नहीं रहे हैं, अगर नहीं होगा तो फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। एक वीक का टारगेट सेट करो कि एक वीक में हमको एक सेक्शन से निकल जाना है, उसके बाद हमको घूम के फिर से वापस आके नोट्स बनाने का जरूरत नहीं पड़े। नोट्स रिवाइज करने का मुझे जरूरत पड़ सकता है, बट नोट्स बनाने का, वीडियो देखने का जरूरत ना पड़े। जो होगा एक बार में होगा, और नोट्स प्रॉपर बना लिए इसका साथ साथ, और उसका पीपीटी आपके पास ही है। बस आप जब रिवाइज एक सप्ताह के बाद करने आओ तो उसको बस वीडियोज भी देखने का जरूरत है, आप बुलेट पॉइंट और आपके पास जो पीपीटी पड़ा हुआ है बस उसको एक स्लाइड से स्लाइड साइड साथ साथ करते जाओ पीपीटी को, और आप अपने नोट्स को रखो। ऐसे करके पूरा पूरा ये कर लो, उसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लेना है। सेक्शन 1 ऐसे स्टार्ट करना है, मैं बता रहा हूँ ऐसे स्टार्ट आपको करना है। इसी टाइप से सेक्शन 3 कर लेना है, सेक्शन 4 कर लेना है अभी फिलहाल। इसके बाद सर मैं अगर करता हूँ इस टाइप से तो कुछ डाउट्स अगर आ जाएगा या डाउट कुछ क्रिएट होगा तो फिर हम लोग हैं, हम लोग आपको कोई भी डाउट अगर होता है तो बिल्कुल से आप ग्रुप में बेहिचक बेधड़क आप भेजा करो, जरूर से आपको सोल्यूशन मिलेगा एट ए टाइम, समझ। इसके बाद भी कुछ कुछ बच्चा को हो सकता है कि लगे नहीं सर लाइव क्लास होता तो थोड़ा और अच्छा लगता, हमको एक कम से कम बैकअप क्लास लगा देते हो, एक ही क्लास में एटलीस्ट ओवरव्यू एक बार पता चल जाता। रिकॉर्डेड लेक्चर तो सर है ही, पिछले साल का भी है, बट कितना हम पर है। तो हाँ, इसके लिए एक चीज हमने सोचा होता है, आपसे ज्यादा मैं दिन रात सोचते रहता हूँ कि आपको क्या ज्यादा से ज्यादा चीज मैं दे पाऊँ और कितना सफिशियंट तरीके से बहुत कम टाइम में दे पाऊँ। तो मैम से मैंने रिक्वेस्ट करा है कि एक जितना भी सेक्शन अभी तक हो गया है, आपको हर एक सेक्शन का बस 2-2 घंटे का, प्रॉपर 2 घंटा 2.5 घंटा जो भी है टारगेट करना है कि एक ही लेक्चर्स में आपको क्रैश कोर्स टाइप से, वैसे सेक्शन तो है ही अपने पास, टाइम भी है, बच्चे पढ़ भी लेंगे, लेकिन एक बार आपको फिर से ओवरव्यू कर देना है। सेक्शन 1 पूरा का पूरा एक बार पीपीटी से हो या जैसे भी करके आपको एक बार फिर से, ताकि जो अभी जो बाद में जुड़े हुए हैं तो उनको थोड़ा सा और रिवाइज हो जाए और आसान हो जाए समझने में चीजें, समझिए। तो ये चीजें हैं, ये चीज आपको आगे देखने को मिलेगा 1-2 दिन में। ये चीज मैं कर रहा हूँ, हर एक टॉपिक का एक एक क्लास एक्स्ट्रा लगवा दे रहा हूँ। क्लियर है यहाँ तक? एक बार रिप्लाई कर दो प्लीज। तो ये एक्स्ट्रा क्लास का भी हमने कुछ ऐसा रख रखा है। तो आपको जो भी सेक्शन है तो एक एक क्लास में आपको, अगर आपका तैयारी हो गया है पहले से तो आपके लिए बेनिफिट हो जाएगा कि एक क्लास अगर देखिए तो उसमें पूरा पूरा रिवाइज हो जाएगा आपका, समझ गए। तो बीच में आपका रिवीजन भी हो जाएगा, जो नए हैं उनके लिए एक तरीका से फिर से रीस्टार्ट हो जाएगा, रीस्टार्ट मिल जाएगा, समझ गए। ये है। इसके बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ तक तो मैम की बातें हुई कि ये सेक्शन मैम ने पढ़ाया हुआ है तो मैम ने करा दिया। इसके बाद भी अगर आपको लगता है कि नहीं सर इससे भी नहीं हो पाया, तो जैसे सेक्शन 1 है, सेक्शन 2, सेक्शन 3, ये आर्किटेक्चर वाला सेक्शन जहां तक है, पार्ट 1 जहां तक सेक्शन है वहां तक मैं खुद ही आपको पढ़ने वाला हूं इस साल। ये एक्स्ट्रा में होगा, मतलब एक्स्ट्रा में होगा। जब आप यहां तक लेवल रीच कर लेते हो, मैम का नोट्स तक अगर पढ़ लेते हो, अभी जो क्रैश कोर्स वाला जो भी एक दिन का सिंगल शॉट वाला वीडियो जो वहां तक करे, तो उसके बाद मैं फिर से एक्स्ट्रा क्लास लूंगा। उसमें मैं अपना ये लिखा के नहीं पढ़ाऊंगा, मेरे पार्ट्स हैंड रिटन नोट्स जैसे कि है, कैसे करके मैं बताऊं। सिर्फ देखो कल मैं कुछ कुछ नेट से डाउनलोड कर रहे थे, कुछ क्वेश्चन मिल गया एमसीक्यू वगैरह अच्छा टाइप का, तो मैंने प्रिंट करके रख लिया है। ये चीज मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। जैसे कि सेक्शन 1 है आर्किटेक्चर प्लानिंग एंड डिजाइन, ऐसे करके सारा सेक्शन, मतलब 7 सेक्शन ये हुआ और 3 सेक्शन ये हुआ, 10 सेक्शन बेसिकली जो है। हम थोड़ा सा कंफर्ट है आर्किटेक्चर वाला पोर्शन में, आप आपके लिए तो सेक्शन 1 जैसे आर्किटेक्चर प्लानिंग एंड डिजाइन, समझ गए। तो इसमें से कौन क्या क्या टॉपिक है सेक्शन 1 में आर्किटेक्चर प्लानिंग एंड डिजाइन में, सेक्शन कौन कौन सा है देखो। सेक्शन में कौन कौन सा टॉपिक, आर्किटेक्चर ग्राफिक्स का, विजुअल कंपोजिशन, 2D 3D का, ऐसे ऐसे करके जो भी टॉपिक्स हैं, इसका हैंड रिटन नोट्स में वहां पे आपको पूरा पूरा कलर थ्योरी वाला है या इस टाइप से पूरा पूरा बनाया है। तो लास्ट में मैं क्या करूंगा, आपको मैं
इस टाइप से इसका पीडीएफ बना के, पीडीएफ बना हुआ नहीं है ऑलरेडी, मेरा सब कुछ सेट है। बस जब ये चीज हो जाता है, मुंशल कलर सिस्टम या कलर व्हील है, सारा का सारा है, पर्सपेक्टिव वाला है, कुछ जनरल क्वेश्चन वगैरह है, तो ये मैं पीडीएफ को स्लाइड करके एक बार ओवरव्यू जैसे न्यूमेरिकल्स का दिए थे ना, वैसे ये सब टॉपिक का जो है थ्योरेटिकल वाला चीज मैं आपको दे दूंगा। समझ गए? इससे क्या हो जाएगा, थोड़ा सा मेरे तरीका से भी आपको पता चल जाएगा। इससे क्या हो जाएगा, जैसे ही आप 2-3 बार उसको पढ़ोगे तो ऑलमोस्ट आप एक सेक्शन को 4 बार रिवाइज कर लोगे पढ़ते पढ़ते। समझ गए? मतलब क्लास के बहाने ही आपको ऐसे ही करके 4-5 बार आपको रिवाइज हो जाएगा। समझ गए? तो ऐसे करके लास्ट में हम जरूर से बता देंगे, और ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, बीच बीच में जब भी हमको फ्री हम मिलेंगे तब तब ये कंडक्ट क्लास करके आपको खत्म कर देंगे। क्योंकि ये सेक्शन आपके एंड से जो है एक सेक्शन का, मतलब एक वीक का एक सेक्शन कंप्लीट करने का आपका टारगेट होने चाहिए। अभी मैं बता रहा हूँ, दुर्गा पूजा से पहले आप जितना ज्यादा से ज्यादा निपटाना चाहते हो, आप सिलेबस को कंप्लीट कर लो। इवन हम कहते हैं दीपावली तक जाए ही नहीं, दुर्गा पूजा तक ही हमारा सिलेबस बहुत ज्यादा आगे आगे बढ़ चुका है। तो आप दीपावली तक का वेट मत करो, नहीं तो उसके बाद उल्टी गिनती चालू होगा ना, तो फिर रोज डेट आप घटाते घटाते परेशान हो जाओगे, फिर टाइम मिलेगा ही नहीं। समझ गए? तो आप दुर्गा पूजा तक ही टारगेट करो कि ज्यादा से ज्यादा कंप्लीट करने का। एटलीस्ट कम से कम कॉमन सेक्शन आपको दुर्गा पूजा तक रटा रटाया होना चाहिए। इसके लिए हमको भी कंप्लीट करना पड़ेगा, तब ना आप कंप्लीट करोगे। तो मेरी भी पूरी कोशिश है कि एटलीस्ट कॉमन पोर्शन आपका जो 7 सेक्शन है, 60 मार्क्स का जो है आपके हाथ में होना चाहिए, नोट्स के फॉर्म में हो, या आपको कॉन्फिडेंस रहेगा कि ये सेक्शन हमारा कंप्लीट हो चुका है। समझ? तो अभी आप एक वीक का टारगेट करो, क्योंकि कॉलेज में हो, कुछ जॉब्स में है, तो दिक्कत हो सकता है कि टाइम नहीं मिलता होगा। तो एक वीक का प्लान करो कि हर हालत में हमको ये लेक्चर करके क्वेश्चन प्रैक्टिस करके बाकी सारा चीज ये देखना है। तो एक एक वीक का टारगेट करो, और एक वीक में एक सेक्शन कंप्लीट हो जाना चाहिए प्रॉपर रूप से, ऐसे कर लेना है। ठीक है? और अभी टारगेट ये पूरा सेक्शन कंप्लीट करने का रखना है। समझिए? फिर आर्किटेक्चर और प्लानिंग वाला या जो भी, अगर आप एक्स्ट्रा अगर आप करना चाहते हो, ऐसा नहीं हम जो बोल दिए नहीं, आप अगर आप एक्स्ट्रा भी करना चाहते हो तो आप एक्स्ट्रा बिल्कुल करके रखिए। प्लानिंग पोर्शन आपका कंप्लीट हो चुका है, प्लानिंग पोर्शन कंप्लीट कर लीजिए दुर्गा पूजा से पहले, तीनों के तीनों सेक्शन आपका। इसलिए मैंने प्लानिंग पोर्शन कंप्लीट करा दिया, पिछला साल हमने करा ही नहीं पाए थे, इसलिए मैंने पहले ही करा दिया। जो हमारे बस की बात नहीं है वो पहले ही करा के कंप्लीट करा दिया, ताकि आप जो हमारे हैंड में वो तो मैं कभी भी करा सकता हूँ, और ऑलरेडी आपके पास रिकॉर्डेड के फॉर्म में पिछले ईयर का सारा वीडियो दे ही दिया हूँ। समझ? तो ये यहाँ तक बातें हुआ, अभी तक सिलेबस पढ़ना पढ़ाना वाला चीजें हुआ। नेक्स्ट थोड़ा सा ये चीज आपको कोई नहीं दिखाएगा, ये चीज आपको कोई नहीं बताएगा, बहुत सारा चीज ये मोटिवेट हो जाएगा, ऐसे ऐसे करके बता देगा ये टॉपिक है, ऐसे पढ़ लेना वैसे पढ़ लेना, लेकिन रियल वाला चीज आपको जो है ना, ये चीज पे फोकस करना है। क्या चीज, वो मैं आपको दिखाता हूँ। आपको इस सब चीज का प्रिंट आउट आपके पास होने चाहिए, आपके पास। इसलिए मैंने ग्रुप में कुछ दिन पहले ये चीज शेयर किया हुआ था ना, जो भी पिछले साल का बच्चा है, जो भी स्कोर किया हुआ है, जो भी अच्छे रिजल्ट है, जिसके भैरवी ने करा हुआ है ऑल इंडिया रैंक 3, तो आपको ये मार्क्स आपको उनके पते होना चाहिए कि पिछला साल जो है वो कितना मार्क्स पे कितना रैंक ला पाया। इससे आपको आइडिया, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि एग्जैक्ट जितना नंबर है उतना ही रैंक आ जाएगा, ये वैरी कर सकता है, बट एक ऑलमोस्ट ऑन एन एवरेज आपको पता रहेगा कि अच्छा 3 रैंक आया है। अगर सिंगल सिंगल डिजिट रैंक आया तो 68 पे इसका सिंगल डिजिट रैंक आया है। तो आप इसको प्रिंट करा के आप अपने पास रखो, जब भी आपका मूड भटकेगा, जब भी आपको पढ़ने का मन नहीं करेगा, तो ऐसा क्या होगा कि जब इसको देखोगे ना कहीं एक बार दिल में जरूर से ये होगा कि थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं, हमको भी ये चीज लाना है। तो ये तुमको एक कैटालिस्ट का काम करेगा पढ़ाने में। समझ गए? कि आपको एक बार जगाएगा कि एक बार पढ़ लो, स्टार्ट हो जाएगा तो कुछ ना कुछ तो पढ़ ही लोगे। तो ये चीज आपके पास होनी चाहिए। जैसे 68 मार्क्स पे ऑल इंडिया रैंक 3 है, जैसे सदाब का है 20 मार्क्स पे 61। देखो 68 और 61 आगे ऊपर जो रहता है भीड़ कम रहता है, बट नीचे जैसे जैसे आओगे स्कोर जैसे जैसे घटता जाएगा वैसे वैसे भीड़ बढ़ता जाएगा। समझ गए? देखो 68 61 7 का गैप है, तो 17-18 बच्चा का गैप हुआ है। तो ये चीज आपको, तो ऐसे मैं शेयर कर ही दूंगा, बट ये चीज ग्रुप में भी मैंने पहले ही शेयर कर रखा है। ये कुछ भी चीज मैं अगर ग्रुप में शेयर करता हूँ ना, तो मैं अंधे की तरह नहीं शेयर कर देता हूँ आपको कि आप पे मतलब मैं बहुत ज्यादा चीज दे रहा हूँ, नहीं, कुछ ना कुछ जरूर से उसमें इंपॉर्टेंट चीज होता है। कुछ ना कुछ जरूर से मैं कुछ चीज अगर आपके साथ शेयर करता हूँ तो कुछ सोच के ही शेयर करता हूँ, नहीं तो हमको भी पता है आपके पास उतना टाइम नहीं है पढ़ने का। समझ लो, कुछ अगर चीज मैं भेज रहा हूँ तो आपको पता होना चाहिए कि कहीं ना कहीं इसमें कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट चीज है, उस चीज को आपको कैचअप जरूर से करना है। समझ गए? ये हो गया इस टाइप से कि 3 रैंक के लिए इतना मार्क्स आया है, जिसकी देखो 3 मार्क्स 3 रैंक था 68 वाला, जैसे 20 है 61 पे, तो ये वाला चीज जो बनाए थे ऑलमोस्ट लगभग आपको जो है ना 70 के अप्रोक्स में जो है 70-75 में सिंगल डिजिट रैंक वाला, तो वही वाला 72 मार्क्स था या 75 था आई गेस। समझ गए? तो सिंगल वाला रैंक था, तो आपको कहीं ना कहीं ये मैच करता हुआ नजर आएगा। समझ गए? तो ये चीज आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि मेन चीज यही है, आपको ये चीज पता रहेगा ना, तब आप
एक्चुअल में परफॉर्म कर पाओगे, नहीं तो आपको पता ही नहीं रहेगा, आपको लगेगा 45 नंबर, 50 नंबर, 55 नंबर, नहीं। इससे आप एग्जैक्ट में स्कोर कर पाओगे कि आपको जाना कहाँ तक है, समझ गए। उसके बाद ऑल इंडिया रैंक 30 का है, जैसे 59.33 है। देखो ये था कितना, 61 20 पे था, ये देखो ये है 30 पे 59.33 करके, समझ ली? तो ये भी है, देखो पिछला साल ये एक्चुअली, इस बार भी बच्चे लास्ट में आए थे, ये 3 मंथ जब बच गया था तब। नबील, रोहित, ये फर्स्ट सब्सक्राइबर भी मुझे आज तक याद है, जब मैंने यूट्यूब चैनल बनाया था तो सबसे पहला सब्सक्राइबर यही था। और आज तक मतलब बातें हम लोग का होते ही रहता है। और जब फर्स्ट बार ये गेट क्वालिफाई करा था, पिछले मतलब पिछले साल 2022 में, तो जस्ट इसका थीसिस चल रहा था, तो मेरे को बस स्क्रीनशॉट शेयर करा हुआ था, देखो लिखा हुआ था, सर फर्स्ट अटेम्प्ट क्वालिफाई कर लिया लास्ट ईयर थीसिस के साथ, नेक्स्ट टाइम पक्का टॉपर में रहूंगा, कॉन्फिडेंस बढ़ा है सर, थैंक्स अ लॉट सर, गेट टीम। फिर मैंने रिप्लाई कुछ करा हुआ था। और वैसे सारे के हैं मेरे पास, सारे के चैट करे हुए, बट दिखावा करना ज्यादा सही नहीं है। बाकी बस एक मतलब ये बहुत मोटिवेशन वाला चीज है कि बंदे ने बोल के फोड़ा है कि हाँ अगला साल मैं फोड़ दूंगा, तो फोड़ दिया, एकदम सच में फोड़ दिया। इस टाइप का कॉन्फिडेंस आपके पास होना चाहिए, समझ लो। और ऐसा नहीं है कि ये एक बार रिपीट किया है उसके बाद नेक्स्ट ईयर हो पाएगा, अगर आप रिपीटेड हो, नहीं ऐसा बिल्कुल, ये चीज आपको नहीं सोचना है कि मैं ये भी अगर 2 अटेम्प्ट लिए, ये भी अगर कोई 3 अटेम्प्ट लिया तो मैं भी 3 ही अटेम्प्ट में करूंगा, बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप सिंगल अटेम्प्ट में, मेरी मेहनत क्यों चल रहा है इतना, मैं भी तो 2-3 साल का एक्सपीरियंस मेरे पास भी तो है, तो मेरे को भी तो पता है कि वो 3 साल वाला एक्सपीरियंस आपको एक ही बार में कैसे दे दें कि आप यहाँ से 2 बार में ना करके एक ही बार में आप वहां तक चले जाओ। तो मेरे पास भी तो हो रहा है ना एक्सपीरियंस, तो वो चीज मैं आपके साथ जरूर से शेयर करूंगा, तो आप एक बार में भी यहाँ तक आ सकते हो, तो ये एक पॉजिटिव के तौर पे हुआ। जैसे कि ये वैसे स्टूडेंट अपने हेरिटेज की है नहीं, बट मेरे को शेयर किया हुआ था ग्रुप में, तो मैं यहाँ पे लगा दिया हूँ, ये आपको एक आइडिया रहेगा। 42 पे 58 रैंक लगा है, 42 रैंक लगा है 58 मार्क्स पे, समझ गए। कुछ कुछ और भी है, 140 रैंक लगा है 51 मार्क्स पे, कितना है, 49 मार्क्स पे 193, ये भी है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि 50 से कम आपको नहीं सोचना है। एटलीस्ट ये भी क्वेश्चन आएगा आपके दिमाग में कि सर बेस्ट रैंक कहाँ तक कम से कम ला पाऊं कि वो थोड़ा सा अच्छा कॉलेज आईआईटी तक मिल सकता है, ये सब भी मैं बताऊंगा आगे। वैसे मैं कहूंगा कि 50+ मार्क्स कम नहीं होता है, अच्छा नहीं होता है, मतलब ऐसा नहीं बोलूंगा कि वो बहुत खराब होता है, ऐसा नहीं। 50 मार्क्स तक बहुत अच्छा मार्क्स मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से माना जाता है कि 50 मार्क्स भी अगर आपका ला रहे हो तो कहीं ना कहीं चांसेस रहता है आईआईटीज में पीछे वाला ब्रांच अगर हो सकता है थोड़ा सा मिले, बट आपको जो है श्योर शॉट मिल जाएगी। जैसे आपको जो है देखो 51 पे 140 रैंक लगा है, 49 पे 193 है, 48.67 पे 196 है। एक और को सेम ही रैंक आया हुआ था, फिर 46 पे 276, ये भी बहुत अच्छा रैंक है, ऐसा नहीं है कि बहुत खराब रैंक है। 200-250 रैंक तक बहुत बहुत अच्छा रैंक होता है, बहुत पढ़ के आता है, उसके बाद ऐसे नहीं आ जाएगा। कुछ रैंक और है कि अगर जस्ट क्वालिफाई कर पाए या उसके जस्ट आसपास रहे, तो क्या आपको ये भी चीज पता होना चाहिए कि अगर जस्ट आप बाउंड्री पे रहोगे तो आप कहाँ तक रहोगे। 35 पे ये रैंक लगा है, और 34 पे एटलीस्ट, मतलब ये है कि आप अगर गेट क्वालिफाई, मैं ये नहीं बोलूंगा कि आपको बस गेट ही क्वालिफाई करना है, बट ये है कि आप अगर गेट क्वालिफाई, आपके पास अगर वैलिड स्कोर कार्ड रहता है, इसका मतलब है कि आप 2,2500 के अंदर हो, समझ गए, 2,2500 के अंदर हो ऑल ओवर इंडिया। अगर 10,000 बच्चा प्रिपेयर कर रहे हैं, गेट अगर दे रहे हैं, तो आप 2,000 से 2,500 के बीच में हो, और कहीं ना कोई एनआईटीज वगैरह मिल ही जाता है। मैं ये फोर्स बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ कि आपको एनआईटीज ही जाना है, एसपीएच ही जाना है, बट मैं टारगेट ये करके चल रहा हूँ कि आप सब जो है पहले टारगेट पे रखो आईआईटीज ही जाने का, समझ लो। या इवन आईआईटीज छोड़ने का अगर नहीं करने का मन है, तो आईआईटीज लेके छोड़ के उसके बाद जो भी करना है करो, बट क्रैक करना है तो वही करना है, नहीं तो नहीं करना, समझ लो, वो माइंडसेट के साथ करना। क्लियर है बात? तो ये चीजें आपको मिल जाएगा, ये चीज आपको लिखना है तो लिख लो, नोट डाउन करके, समझ लो। 368 ऐसे मैं शेयर कर दूंगा, अगर लिखना है तो एक बार फिर से लिख लो। 6120, 59.33 30, 5842 और 51 140 ऐसे करके लिखा हुआ। 49 90 193, 48.67 196, 46.67 276, कुछ कुछ और भी है, ये आप इसको लिख सकते हो, ठीक। इस चीज को आप जरूर से आपके पास होने चाहिए। इससे क्या होगा कि आपको पॉजिटिव चीज मिलेगा, आपको पढ़ने का मन करेगा, समझ गए, एक मोटिवेशन मिलेगा और कुछ नहीं, ठीक है। मतलब एक्सट्रीम लेवल का मोटिवेशन मिलेगा, लगेगा कि हाँ मुझे भी फोड़ना है।
नेक्स्ट है गेट, जो 2024 का है, आपको पता ही है, फॉर्म अभी फिलअप का डेट है ही, चल ही रहा है। तो बीआर जो है ना, बैचलर डिग्री इन आर्किटेक्चर, 5 साल का कोर्स जो भी, वो थर्ड ईयर से, करंटली इन थर्ड ईयर स्टूडेंट और हायर और ऑलरेडी कंप्लीटेड, जो कंप्लीट कर चुके हैं या फाइनल ईयर में है, या थर्ड ईयर से, हमको लगा था कि फोर्थ ईयर तक, बट थर्ड ईयर से ही आप गेट का फॉर्म फिलअप कर सकते हो। समझ गए? तो आपको एक दिमाग में हो सकता है कि सर बहुत ज्यादा बच्चा बैठेगा, इससे थर्ड ईयर फोर्थ ईयर फिफ्थ ईयर तो रैंक पे इफेक्ट भी पड़ेगा। ज्यादा इफेक्ट पड़ने का चांसेस नहीं है, क्योंकि अगर जब फिफ्थ ईयर तक करता है तो या थर्ड ईयर के बाद तो मेजर मेजर पोर्शन अर्बन डिजाइन, लैंडस्केप, उसके बाद आपका हाउसिंग वाला है, ट्रांसपोर्टेशन का है, ये सब टॉपिक्स तो आपका थर्ड ईयर के बाद ही चालू होता है। तो मेजर पोर्शन थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में ही है। फिफ्थ ईयर में थोड़ा सा थीसिस वगैरह या इंटर्नशिप वगैरह, बट थर्ड ईयर फोर्थ ईयर ही मेजर रहता है। समझ गए? तो ज्यादा नहीं है, बाकी फोड़ने वाला तो थर्ड ईयर में भी फोड़ सकता है। समझ गए? तो उतना ज्यादा सोचने का नहीं है। आर्किटेक्चर पार्ट ए, जो कि है कॉमन पार्ट है। फिर बी 1 और बी 2 जो है, कैन सिलेक्टेड ड्यूरिंग एग्जाम के टाइम, आपके पास दोनों खुलेगा, आपको देख लेना है कि कौन सा पेपर आपको इजी लग रहा है एज कम्पेयर टू बी 1 बी 2 में, उसको अटेम्प्ट कर लेना है। हाँ, आपके दिमाग में ये भी क्वेश्चन हो सकता है, सर हम दोनों एक बार देखने जाएंगे तो उतना तो टाइम किल होगा, हो सकता है 10 सेकंड ही लगे मेरे देख। हाँ, इतना किल होगा, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा पेपर सिलेक्ट कर रहे हैं। तो वो खुलेगा आपको बी 1 भी बी 2 भी, तो आपको सिलेक्ट कर लेना है बी 1 करके। तो आप आर्किटेक्चर का पेपर सॉल्व करना चालू करोगे, बी 2 भी कर लोगे सिलेक्ट, तो बी 2 का पेपर सॉल्व करना, तो एक बार ओवरव्यू जरूर से आप कर सकते हो, वहां आपको टाइम दिया जाए। समझ गए? आप आपका स्क्रीन लॉक अगर एक में बी 1 में अगर देने जाओगे तो आपका ऑटोमेटिक बी 2 लॉक हो जाएगा, अगर बी 2 देने जाओगे तो बी 1 ऑटोमेटिक लॉक हो जाएगा। समझ गए? बट फाइनल लॉक होगा आपका पेपर देने के बाद ही, तो जिस भी पेपर में रहोगे उस पेपर में वो लॉक हो जाएगा। समझ गए? तो पहले से ही क्लियर रखना कि एक बार देख लियो ओवरव्यू करके, बी 1 बी 2 कौन सा अटेम्प्ट लेना है, उसके बाद उस पेपर में शिफ्ट हो जाना है जो पेपर आपको देना है। बी 1 आर्किटेक्चर और बी 2 प्लानिंग। देखो 15 मार्क्स का न्यूमेरिकल ये एप्टीट्यूड वाला सेक्शन हो गया, 60 मार्क्स कॉमन हो गया, 25 बी 1 या बी 2 का हो गया, टोटल 100 मार्क्स का हो गया। तो बहुत ज्यादा वेटेज है 60 मार्क्स वाला। 15 मार्क्स का एप्टीट्यूड का और 25 का सेपरेट सेक्शन का। समझ गए? तो ऐसे करके आपको ध्यान रखना है कि इतना मार्क्स कॉमन सेक्शन से है, इतना मार्क्स एप्टीट्यूड का, इतना मार्क्स सेपरेट आर्किटेक्चर और प्लानिंग का है। ठीक है? इंपॉर्टेंट कुछ डेट्स हैं। 30 अगस्त से आपका गेट का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया, जो कि होना है 29 तक। उसके बाद लेट फी वगैरह लग जाएगा। और गेट 2024 का एग्जाम जो है, February 3 2024 सैटरडे को होना है, 4th को होना है, 10th को, 11 को। तो आपको ये नहीं सोच के चलना है आज ही कि मेरा तो एग्जाम 11 को होने है। नहीं, आपको ये टारगेट लेके चलना है, मोस्टली 4 तारीख को होगा। समझिए? मुझे ऐसा फील आ रहा है, बस हो सकता नहीं भी हो, बट आपको ध्यान रखना है, आपको ये सोच के चलना है कि हमारा एग्जाम 3 को ही है, 3 फरवरी को ही एग्जाम है। तब आप अभी से ही सिंसियर होगे, नहीं तो लगेगा कि एक सप्ताह है, फिर बाद में ऐसा लगेगा ना कि अचानक से जब नींद खुलेगा जैन फैब में, तो काश एक सप्ताह और बढ़ जाता, काश एक सप्ताह बढ़ जाता। तो आप आज आपके पास बहुत सप्ताह है, तो आज ही आप वो चीजें पहले से ही करके रखो। तो आप ये मान के चलो कि मेरा एग्जाम 3 फरवरी को फुल एंड फाइनल है, भले वो बाद में एग्जाम का डेट 4 आ जाए, 10 आ जाए, 11 आ जाए, उससे कोई फर्क नहीं है, बट अभी आपको टारगेट करना है कि 3 फरवरी मेरा फाइनल डेट है एग्जाम का। समझ? उसमें भी सेक्शन है, फॉरनून पहले होगा 9, साढ़े 9 बजे से 12:30 तक, 12:30 तक, 9:30 टू 12:30, आफ्टरनून में 2:30 टू 5:30। और मेरा टारगेट ये रहेगा कि संडे का संडे जो भी टेस्ट होने जा रहा है, जो भी हम लोग टेस्ट कंडक्ट करेंगे, इसी दोनों टाइम में करेंगे, और इतना ही टाइम का करेंगे। भले क्वेश्चन कम हो चाहे ज्यादा हो, या उस वे में मतलब हम लोग अभी, अब टारगेट ये हो गया है कि आपको इसी टाइम में शेड्यूल में, इसी टाइम शेड्यूल में आपको टेस्ट का हो, और संडे के दिन हो, तो हो सकता है कि आप में से मोस्टली लोग फ्री होंगे। और जो रेयर केस से अगर नहीं हो पाता है, किन्हीं का ऑफिस एक्स्ट्रा है, या किन्हीं का कॉलेज का प्रेशर है, या कुछ और भी चीजें हैं कहीं, बहुत ज्यादा कुछ अर्जेंट काम है, तो आप बाद में कर सकते हैं, बट चांसेस रखना कि इस वाले जो भी टाइम होगा स्लॉट, उस टाइम में आप प्रॉपर अच्छे से बैठ के एग्जाम दें। ये चीज है वो। उसके बाद जैसे कि पेपर का टाइप क्या होगा देख लो एक बार। टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जो होना है गेट 2024 में, एमसीक्यूज एक आंसर वाला होगा, जिसमें एक आंसर सही होगा। एमएसक्यू एक या एक से अधिक होगा, हो सकता है एक भी सही हो, दो भी सही हो, तीन भी सही हो, चारों सही हो। इसका मतलब ये नहीं है कि हमने दो चार सही था, उसमें दो आंसर हमने टिक कर दिया तो दो का आंसर का हमको मार्क्स मिलना चाहिए। 2 मार्क्स का एमएसक्यू होता है, 2 मार्क्स का एनईटी होता है, 1 मार्क्स का एमसीक्यू होगा। समझ गए? 1 मार्क्स का एमसीक्यू होगा, एमएसक्यू 2 मार्क्स का होगा, न्यूमेरिकल 2 मार्क्स का होगा। तो आपका इसका मतलब ये नहीं है कि आपने पार्शियल सही कर दिया तो आपको पार्शियल मार्क्स होना चाहिए। क्लियर क्लियर नीचे लिखा होगा कि पार्शियल मार्क्स नॉट बी अलाउड, कोई भी मार्क्स आपको पार्शियली सही होगा तो नहीं दिया जाएगा। ठीक है? और ना ही आपसे काटा जाएगा। तो एमएसक्यूज और एनईटी टाइप वाला में आप जीरो निगेटिव है, कोई भी निगेटिव नहीं है, तो आपको 100% एमएसक्यूज और एनईटी तो अटेम्प्ट लेने ही लेने। समझ गए? एक किस्सा बस 1 मिनट का मैं बताता हूँ। एक बार पिछले साल
हमारे ही जूनियर स्टूडेंट है, स्ट्रक्चर का क्वेश्चन, मैंने लास्ट में ये चीज जिक्र भी किया हुआ था पिछला क्लास में, आप देख लेना। तो कुछ कुछ क्वेश्चन जो है ना, ज्यादातर स्ट्रक्चर वाला में कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि ये मैं सच ही बोल रहा हूँ, कभी कभी कुछ कुछ क्वेश्चन का आंसर जो है ना जीरो वाला है। ये मैं डायरेक्ट ऐसे करके, ऐसा नहीं है कि आप पेपर में जीरो भर देना, बस ये मैं बोल दे रहा हूँ कि आपको ये चीज ध्यान रहे कि जब एकदम लास्ट सेकंड हो और न्यूमेरिकल्स टाइप का हो और स्ट्रक्चर का खास करके क्वेश्चन हो, तो वहां पे तुक्का हो सकता है कि लग जाए, समझिए। तो उसको एक चीज मलाल रखिए, वो जस्ट 0.33 मार्क्स से वो गेट क्वालिफाई नहीं कर पाया, और वो बोल रहा था कि सर काश वो जीरो वर्ड हम जीरो टाइप कर देते स्ट्रक्चर का क्वेश्चन, पिछले साल जो स्ट्रक्चर का क्वेश्चन था, तो वो आज हमारे पास एक वैलिड गेट स्कोर होता। तो आज तक वो उसका मलाल रह गया, और इवन इस बार और पेपर टफ हो गया तो और पीछे चला गया, तो वो चीज का हो जाता है मलाल। तो आपको एमएसक्यू एनआईटी टाइप तो छोड़ना ही नहीं है, क्योंकि निगेटिव है ही नहीं, तो आपको प्रॉपर, ऐसा नहीं कि आंख बंद करके कुछ भी दे दिए, नहीं, आपको प्रॉपर अच्छी तैयारी के साथ एनईटी और एमएसक्यू नहीं छोड़ रहे हैं। एमसीक्यू में जितना बनेगा बस उतना ही हमको करना है। तो तीन टाइप का क्वेश्चन, एमएसक्यू, एमसीक्यू, एमएसक्यू और एनआईटी टाइप का क्वेश्चन। नेक्स्ट जो है मार्किंग वाला, आपको पता ही है, 1 मार्क्स का अगर क्वेश्चन रहता है तो आप अगर एक गलती करते हो तो 1/3 डिडक्ट हो जाएगा, मतलब -1/3 हो जाएगा, समझिए। 0.33 मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा एक क्वेश्चन सही करते, गलत करते हो। और 2 मार्क्स वाला में क्या है, 2 मार्क्स का अगर क्वेश्चन रहता है, अगर जैसे मैच द कॉलम वाला हुआ, तो उसमें निगेटिव रहेगा, तो आपको -2/3 हो जाएगा, समझिए। बस अगर वो एमएसक्यूज और एनईटी रहता है तब नहीं होगा, नहीं तो बाकी बात, अगर 2 मार्क्स का रहता है मैच द कॉलम टाइप का क्वेश्चन, तो उसमें आपको जो है -2/3 हो जाए। क्लियर है बात? दैट्स ऑल। कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हो अभी तक, बाकी मैं कुछ कुछ वैसे लिख के लाया हूँ आप सबके लिए कि आपके दिमाग में अभी क्या चल सकता है। अभी तक तो मैंने डिस्कस किया हुआ ही हूँ, कर ही दिया हूँ ऑलमोस्ट सब चीजें, बट मैं चाहता हूँ कि एक बार ओवरव्यू कर दूं ये सारी चीजें का, आपके दिमाग में क्या चल सकता है। मैं खुद से क्वेश्चन किया हूँ, मैं खुद से क्वेश्चन लिखा हूँ, और मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। पहला क्वेश्चन, ये सारा क्वेश्चन ऑलमोस्ट मैंने आपको जवाब दे ही दिया है। यहाँ तक एक बार रिप्लाई कर दो, उसके बाद मैं आगे कंटिन्यू करूंगा। क्या ज्यादा तो नहीं हो रहा है ना? बस थोड़ी देर और, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा मैं। इंपॉर्टेंट सेशन है तो मैं चाह रहा हूँ कि ज्यादा अच्छे से बता दूं। एक बार रिप्लाई कर दो प्लीज, यहाँ तक कोई कोई भी टाइप का डाउट हो तो बता सकते हो, फिर बाकी मैं एंड अप करता हूँ सेशन को। कोई डाउट? आकांक्षिता, मिहिर, आयुष, कोई डाउट? तनिष्क, नुसर, ओके, थैंक यू। पहला क्वेश्चन जो मुझे लगा कि एज ए स्टूडेंट क्या होना चाहिए, मतलब क्या मेरे दिमाग में चल रहा था कि आपके पास क्या क्वेश्चन हो सकता है, बस जस्ट मैं प्रिपेयर करके आया हूँ। आप बस आपका क्वेश्चन अगर वो चीज आपके दिमाग में है तो आप उसका जवाब जो भी दूंगा, बस उस चीज को बस ये कर लेना। 10-12 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन मैंने, जो मुझे जो फील हुआ कि आप लोग में ये चल रहा हो कि सर मैं अभी न्यू ज्वाइन किया हुआ हूँ, तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ से स्टार्ट करूँ, कैसे स्टार्ट करूँ। आई थिंक मैंने जवाब दे दिया है कि आपको सेक्शन 1 से जाना है, और प्रॉपर रूप से नॉर्मल स्पीड में लेक्चर देखना है, प्रॉपर नोट्स बनाने हैं, आपके पास सफिशिएंट टाइम है। उसके बाद भी आपको अभी कंडक्ट करा रहे हैं, अगर लेक्चर्स, लाइव लेक्चर्स वाला कल परसों अगर हो जा रहा है, कल तो आई गेस आपका टेस्ट है, तो हो सकता है कल ही का मैंने बात किया हुआ है, तो आप कल का लाइव करा लो, क्लास कर लो, या नहीं तो और भी किसी भी दिन, तो एक वो लेक्चर हो जाएगा आपका ओवरव्यू टाइप का, जो भी मैम कराया हुआ है कि एक ही लेक्चर में पूरा हो जाएगा। और आपके पास प्रीवियस ये क्या बोलते हैं कि 3 लेक्चर्स हो ही गया है, तो आप प्रॉपर उसे नोट्स बना लेना, समझ गए? ये है। उसके बाद लास्ट में तो मैं पढ़ा ही दूंगा पूरा का पूरा सेक्शन। इसी बीच में मैं कभी कभी बीच बीच में सेक्शन 1 उठा के पूरा कंप्लीट कर दूंगा, एक ही घंटे में पूरा का पूरा स्लाइड कर करके मैं अपना सेक्शन 1 कंप्लीट करा दूंगा, समझ गए? तो आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है, और वो चीज मैं नोट्स भी शेयर कर दूंगा आपके ग्रुप में, तो आप वहां से भी पढ़ लेना। बट नोट्स आप अपना ही फॉलो करना, कोई भी मास्टर, कोई भी किसी भी चीज का नोट्स फॉलो मत करना, अपना से नोट्स बनाना, भले पढ़ना, साइड से स्लाइड करके पढ़ लेना, नोट्स अपना उसके नोट्स से बना लेना, बट पूरा डिपेंडेंसी कोई एक पे मत रह जाना, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। अपना नोट्स ज्यादा समझ में आता है लोगों का, समझ गया? तो सर मैं अभी न्यू ज्वाइन किया हूँ, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कहाँ से स्टार्ट करूँ, कैसे स्टार्ट करूँ। आई गेस मैंने इसका जवाब दे दिया है। उसके बाद है सेकंड क्वेश्चन जो मेरे दिमाग में आया कि सर मेरी कॉलेज का भी वर्कलोड बहुत ज्यादा रहता है, मैं इधर अच्छे से पढ़ नहीं पाता हूँ, उधर करता हूँ तो इधर छूटने लगता है, इधर करता हूँ तो उधर छूटने लगता है, और कॉलेज करने लगता हूँ तो गेट छूटने लगता है, तो फिर क्या करूँ? आपको ना टाइम निकालना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि इधर करो उधर करो, आपको बैलेंस करना ही पड़ेगा। इसका कोई उपाय ही नहीं है।
मतलब मैं भी कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं बता सकता कि आप उधर कर लो तो इधर हो जाएगा, इधर ना करो तो उधर हो जाएगा, ऐसे ऐसा कुछ नहीं है, आपको करना ही पड़ेगा। हाँ, ऐसा मैं अभी नहीं बोल रहा हूँ कि आपको 5 घंटा पढ़ लेना है, 10 घंटा पढ़ लेना, अभी नहीं। अगर आज के डेट में अभी से तुमने दीपावली तक 1 डेढ़ घंटा तक नहीं पढ़ा तो आपको 10 घंटा पढ़ना पड़ सकता है दीपावली के बाद। इतना सिलेबस है कि आप 10 घंटा भी पढ़ोगे तो कम पड़ जाएगा। समझ गए? तो अभी ही पहले तक 1 2 महीना पहले तक हमने 1 घंटा 90 मिनट का आपको टारगेट दिया था, बट अभी से अगर फिर से स्टार्ट कर रहे हो ना, तो मैं कह रहा हूँ 2.5 घंटा सफिशियंट है। 2.5 घंटा मतलब एक बार पढ़ो, एक सेक्शन का एक लेक्चर कंप्लीट कर लो आराम से एक दिन में, उससे रिलेटेड 1 2 बार पढ़ लो, रीड करके कुछ क्वेश्चन बना लो, सफिशियंट है आज के डेट में। अभी से लेकर दीपावली तक आप कम से कम 2 2.5 घंटे का एक टारगेट बना सकते हो गेट के लिए, गेट आर्किटेक्चर के लिए। बाकी मैं हूँ, संभाल दूंगा आपको, समझिए, आपको टेंशन नहीं लेना। आपको परेशान नहीं होना कि कॉलेज वाले परेशान कर रहे हैं, उधर ज्यादा वर्कलोड है, इधर ज्यादा है, नहीं। आप स्मूथली 2 2.5 घंटा बस इधर टाइम निकालो। अगर वो भी नहीं निकाल पाता है तो आप 1 घंटा बस निकालो ना। बस 1 घंटा आप आराम से बस खाली लेक्चर देखो, मैं नोट आपको प्रोवाइड कर दूंगा। उससे भी अगर ज्यादा दिक्कत होगा तो मुझे पर्सनली आप टेक्स्ट कर देना, मैं सब कुछ प्रोवाइड कर दूंगा। बट वो लास्ट में, अभी ही नहीं। अभी करोगे तो फिर दे दूंगा तो फिर आप लोग उस पर डिपेंडेंट हो जाओगे, बट आप पहले फुल एफर्ट लगाओ अपने तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर मेरी ऑफिस रहती है। पहले कोई कॉलेज वाला है, फिर सर मेरी ऑफिस रहती है 9 to 5 7, कभी कभी 7 बज जाता है, कभी 8 भी बज जाता है, आते आते थक जाता हूँ और सोचता हूँ कि कल देख लूंगा रिकॉर्डेड लेक्चर। रिकॉर्डेड लेक्चर तो चल ही रहा है और आज तक ऐसे ही करते आया हूँ, बट बहुत कम लेक्चर ही मैं पूरा कर पाया हूँ। तो इसका क्या इलाज है? तो नहीं, आज तक जो रिपीटर्स है ना, मैं सच में बता रहा हूँ, तहे दिल से बता रहा हूँ, आज तक उनके साथ वैसा ही होते आया है जो अभी तक जैसे करते आए, फिर से वही हो जाएगा। मैं बता रहा हूँ, क्लियर क्लियर बोल रहा हूँ, अभी तक जैसे करते आए हो ना, फिर से 2024 में भी वही चीज हो जाएगा तुम्हारे। तो अभी भी टाइम है, बदल लो। समझ गए? अभी भी टाइम है। आप अपने रूटीन को एक बार आपने टारगेट कर लिया कि ठीक है मैं कल कर लूंगा, तो कल आपको करना पड़ेगा हर हालत में। ये लिख लो कि हमको करना है, तभी जाके हो पाएगा, नहीं तो इसका कोई जवाब मेरे पास भी शॉर्टकट आपके लिए नहीं है कि आपको कैसे करना है नहीं करना है। इसलिए तो लिखा रहता है ट्राई टू ज्वाइन एवरी डे लाइव क्लासेस। आपको आपको मन लगे चाहे ना लगे, आपको 2 घंटे का लेक्चर बस खाली सुन भी लोगे ना, तो कल के डेट में फिर से जब रिवाइज करने जाओगे ना, तो आप 1.25 1.5 की स्पीड में भी देख के समझ सकते हो। इसलिए बोलता हूँ कि लाइव लेक्चर्स आप ज्वाइन किया करो। ठीक है, ये ऑफिस वाली बातें होगी। सर मेरे पास पूरा टाइम है, टाइम ही टाइम है। मैं कॉलेज पास आउट हूँ, मैं इस बार सोचा हूँ कि अच्छे से गेट का ही तैयारी कर लूँ, नेक्स्ट ईयर जो होगा देखा जाएगा, जॉब ज्वाइन करूँ, कॉलेज ज्वाइन करूँ, बट इस बार मेरे पास पूरा टाइम ही टाइम है। तो बिल्कुल भी आपके पास अगर पूरा टाइम ही टाइम है तो पूरा टाइम का फायदा उठाइए, एक ही दिन में पूरा सेक्शन कंप्लीट कर लीजिए। बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपके पास है नहीं, वो कर लीजिए। समझ गए? तो सेक्शन 1 जो भी है टारगेट वही कीजिए। अगर आपके पास पूरा का पूरा टाइम है ना, तो इसी साल का एक चीज ये भी ध्यान रखना कि प्रीवियस ईयर गेट का बहुत सारे लेक्चर्स मैंने अपलोड कर दिए हैं। 100 कितना 164 और 68 और 86 या 64 या 46 इस टाइप से कुछ रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं। तो आप पुराना वाला लेक्चर देखने जाओगे ना, तो आप नहीं कर पाओगे, मैं लिख के दे रहा हूँ। आपके पास उतना टाइम अब है ही नहीं आज से भी कि आप कर पाओगे। समझ गए? आपके पास उतना फ्री टाइम नहीं है, करने का तो कर सकते हो बट उतना बहुत आराम से उतना लेक्चर आप नहीं कर पाओगे। तो मैं बोल रहा हूँ कि आपको 2023 का जो लेक्चर दिया हुआ हूँ ना, प्रीवियस गेट 2000 मतलब 2000 जो भी प्रीवियस ईयर वाला जो भी रिकॉर्डेड लेक्चर है, वो आपको एज ए रेफरेंस दिया हूँ कि आपको अगर एक्स्ट्रा पढ़ने का मन है या जो सेक्शन इधर नहीं कंप्लीट हुआ है ना, तो आपके पास अगर सफिशियंट टाइम है तो उधर जाके कंप्लीट कर सकते हो। समझ गए? नहीं तो आपको 2024 ही कंप्लीट करना है फर्स्ट प्रायोरिटी में, क्योंकि मैंने सारे हम लोग जितने भी अभी काम कर रहे हैं, जितना भी कंटेंट बना रहे हैं, हम लोग का टारगेट रहता है कि हर एक साल से 10 टाइम्स ज्यादा, 20 टाइम्स ज्यादा कंटेंट अच्छे से प्यूरिफाई करके आपको मिले और कम टाइम में मिले, ज्यादा टाइम में ना। समझ गए? तो हमेशा अपडेट करके दे रहा हूँ। तो आपको पहले 2024 पे ही फोकस करना है। 2023 वाला पे जब आपको लगता है कि नहीं वो वाला हमारे लिए सही है, वही वाला हमको ज्यादा समझ में आता है, तो तब जाके करो। नहीं तो पहले प्रायोरिटी पे इस साल का ही लेक्चर रखना है आपको। समझ गए? तो ये था कि आपके पास अगर पूरा टाइम ही टाइम है तो आप जिस टाइप से बोले सेक्शन 1 2 3 करके ऐसे ही करके रिवाइज आप करते जाओ, नोट्स बनाते जाओ और क्वेश्चंस प्रैक्टिस प्रीवियस का क्वेश्चन है तो वो भी आप कर सकते हो। उसके बाद क्वेश्चन फिफ्थ है, सर मैं गेट के लिए कोचिंग ज्वाइन नहीं किया हूँ, मेनली गवर्नमेंट जॉब्स के लिए किया हूँ। गेट तो बस एक है कि ज्वाइन कर लिया हूँ इस टाइप से, तो उसका प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करूँ? और तो वही वाला चीज है कि अगर आप गेट का नहीं भी तैयारी कर रहे हो, बेसिक जस्ट गेट को ओवरव्यू करके, क्योंकि हर एक गवर्नमेंट जॉब्स का जो है गेट का ही सिलेबस ऑलमोस्ट रहता है। तो आप अगर एक बार गेट का तैयारी कर लिया ना, जैसे कि जेई एडवांस का अगर तैयारी कर लिया तो आपका जेई मेंस का, स्टेट बोर्ड का सारा स्टेट और भी गवर्नमेंट जॉब्स का होता है। जैसे कि हमने जेई एडवांस का, सॉरी जेई मेंस का मेनली हम लिए थे कैरियर पॉइंट कोटा में जाके। तो मेरा बोर्ड का भी बोर्ड वैसे मैंने टारगेट करा हुआ था वहां से जाके, तो 12th मैंने प्रॉपर पटना से कर लिया था, मेंस का तैयारी करने के लिए वहां पे गया था, उसमें भी कैरियर पॉइंट कोटा से। तो एक बार
में मेरा मेंस ही क्लियर हो गया था, पेपर 1 पेपर 2 ऐसे दोनों दे दिए थे, तो दोनों, तो उससे क्या होता है कि एक हायर लेवल का पढ़ाई कर रहोगे ना, तो जो छोटा छोटा वाला सेक्शन रहेगा ना वो भी क्लियर हो जाएगा आपका। तो ऐसे करके क्या हो जाएगा कि आपका गेट अगर तैयारी कर लेते हो तो आपको कोई भी गवर्नमेंट जॉब्स का कोई भी सेक्शन, मतलब कोई भी स्टेट गवर्नमेंट का जॉब्स वाला हो, पीएसयू वाला हो, तो आप आराम से उसको मतलब हैंडल कर सकते हो। तो एक बार गेट पढ़ना प्रॉपर रूप से जरूरी है। आप गेट के लिए ज्वाइन किए हो या ना हो, लेकिन सिलेबस वही है, इससे ज्यादा चीजें नहीं रहता है। एक बार इसको पढ़ लोगे, सारा गवर्नमेंट जॉब पीएसयू का सारा कॉन्सेप्ट इसमें समझ गए, इतना ही करने से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर मेरी तैयारी अप्रोक्स या थोड़ी बहुत आधी और ऑलमोस्ट पूरी हो चुकी है। एक दो बच्चे का मेरे पास रिप्लाई आ चुका है, समझो तुम्हारा कंपटीटर जो है ना, आज मेरे को एक दो दिन पहले यहाँ तक बोल दिया कि सर मेरा तैयारी 100% है, आप पेपर कब दे रहे हो, मॉक टेस्ट आप कब दे रहे हो। ऑलरेडी हेरिटेज का एक दो बच्चे पिछले साल का है और क्वालिफाई भी कर गए हैं और वो बहुत तगड़ा रैंक लाना चाह रहे हैं, तो वो प्रेशर बना रहे हैं कि हमको आप क्वेश्चन दीजिए, मेरा तैयारी कंप्लीट है। तो सोचो तुम्हारा कंपटीटर तैयार बैठा हुआ है कि कब बस पेपर आना है, और आप सोच ही रहे हो आज की आज से पढ़ना चालू करेंगे, समझ जाओ। तो मेरी तैयारी अभी आधी अधूरी है, ऑलमोस्ट पूरी हो चुकी है। तो क्या करना है, जिस वे में मैंने बताया सेक्शन 1 से स्टार्ट करना, पूरा टाइम देके भागा नहीं जा रहे हैं। हो सकता है कि जो तैयारी कर लिया है वो भूल जाएगा, अगर बीच में छोड़ देगा वो भूल जाएगा। तो आपको प्रॉपर रूप से अभी से भी स्टार्ट करोगे तो आपका फ्रेश फ्रेश याद रहेगा। उनके पास याद है तो उनको कम टाइम लगेगा, बट ऐसा भी है कि अगर बीच में एक दो महीना छोड़ दे तो फिर से आप ही वाला हाल हो जाएगा उनका। तो डरना नहीं है बिल्कुल भी कि वो अगर कर लिया है तो ये हो जाएगा। ऐसे करके नहीं, आपके पास भी सफिशिएंट टाइम है, प्रॉपर उसी वे में जाना है। क्वेश्चन 7 है, सर मैं सब्सक्रिप्शन तो हेरिटेज का ले लिया हूँ, बट इतना ज्यादा कंटेंट होगा मुझे पता ही नहीं था। पता ही नहीं चल रहा है कि कौन सा कंटेंट ज्यादा पढूं, सबके सब इंपॉर्टेंट ही लग रहे हैं इसमें, इसी में मैं टाइम ही मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ। तो नहीं, अगर कंटेंट देखोगे ना हेरिटेज में, जितना भी कंटेंट मैंने दे दिया वो फिर भुला जाओ। वो एक तरीका से समुद्र अपलोड कर दिए, समझ गए, बहुत ज्यादा पीडीएफ वगैरह बहुत सारा चीज अपलोड किया हुआ है। तो क्या है कि जो भी सेक्शन में आपका जो जो पीपीटी है पहले वही पढ़ना है ना, मिसेलेनियस का टॉपिक को भी टच करना है। मैं मिसेलेनियस का टॉपिक का हाईलाइट करके मैं क्लास में सब कुछ दे दूंगा आपको। जिस भी सेक्शन में यहाँ पे 1 फाइल पड़ा हुआ है, इस टाइप से और भी फाइल पड़ा हुआ है, जिस भी सेक्शन में जहां जहां भी पीडीएफ पड़ा हुआ है, 1 फाइल यहाँ पे है, 1 फाइल इसमें है, 3 फाइल इसमें, जो भी पीपीटी है पहले आपको यही वाला पढ़ना है और कोई पे फोकस नहीं करना है, समझ गए? आपको कोई ज्यादा पे फोकस नहीं करना है। जो यहाँ पे पीडीएफ है पहले इसको फर्स्ट प्रायोरिटी पे कंप्लीट करना है, उसके बाद टाइम बचेगा तो मेरे से एक बार बात कर लेना, मैं बता दूंगा क्या क्या करना है। बाकी आगे जैसे जैसे डिस्कस चलेगा सेशन वैसे वैसे मैं डिस्कस करूंगा। तो पहले आपके सेक्शन में जो सेक्शन 1 में है, 3 में है, 4 में, इस टाइप से जो है पहले उसको कंप्लीट करना है, समझ गए? आपको ज्यादा कंटेंट के पीछे नहीं भागना है या रेंडमली कोई भी कंटेंट उठा के पढ़ने नहीं बैठ जाना है। सेक्शन 1 से स्टार्ट करो पढ़ाई, आज से कल से जब से कर रहे हो, लेकिन जल्दी से कर दो, पहले फॉर्म भर लो। उसे कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि अब हम फॉर्म भर दिए हैं तो अब हमको पढ़ना पड़ेगा। नहीं तो 10 दिन बाद भरोगे तो 10 दिन बाद आएगा, तो 10 दिन में एटलीस्ट तुम एक सेक्शन तो कंप्लीट कर लेते। ये वाला चीज समझ गए सर? 8वां क्वेश्चन है, सर कोई बुक प्रिफर कर दीजिए सो दैट मैं उससे पढ़ के बहुत अच्छे मार्क्स ले पाऊं। मार्केट में इतना ज्यादा बुक आ गया है कि पता ही नहीं चल रहा है कौन सा खरीदूं कौन सा नहीं। इस टाइप्स का क्वेश्चन हो सकता है आपके दिमाग में, तो आपको परेशान नहीं होना है। ऑल ओवर इंडिया का जितना भी किताब है ना, गेट आर्किटेक्चर वाला, मैं अभी बैक कैमरा से दिखा नहीं चुका, मेरे पास बहुत सारा सारा किताब है। आपको परेशान नहीं होना है, अभी नहीं कोई किताब, अभी जितना कंटेंट है, पहले मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि सारा किताब ही बिकना बंद हो जाए, बिल्कुल नहीं। अभी अगर ले लेते हो ना, मैं बता रहा हूँ, साइड से बुक जो भी आपके पास है वो सफिशियंट है। पहले एक बार ये वाला जितना जल्दी कंप्लीट, आपको एक टारगेट में दे रहा हूँ, जितना जल्दी ये कंप्लीट कर लोगे ना, उसके बाद हमसे पूछो ना, हम तुमको तुरंत 4 किताब रिफर कर देंगे कि आपको ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, ये पढ़ना है। इवन मेरे पास 6 राइटर का किताब अभी रखा हुआ है, जय सर का किताब है, बीके दास सर का किताब रखा हुआ है, स्वप्निल विधाते का किताब रखा हुआ है, जिनिसा जैन का किताब रखा हुआ है, और भी आर्कस का रखा हुआ है, और उनका भी रखा हुआ है, 5-7 किताब रखा हुआ है। मतलब जितना भी गेट आर्किटेक्चर का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, सारा का सारा क्वेश्चन बैंकिंग है, तो सारा का सारा रखा हुआ ही है सारा चीज, और उससे प्यूरिफाई करके जो हमको कंटेंट सही लगा वो चीज मैं आपके लिए डाला। तो ये चीज आपको ये करना है, समझ गए? तो बुक्स प्रीफर मैं बाद में करा ही दूंगा, आपको टेंशन नहीं लेना। देखो तीनों तीनों चारों मतलब 4-5 किताब रखा हुआ, बीके दास सर का किताब है, स्वप्निल विधाते सर का, चहर सर का किताब रखा हुआ, सारा का सारा किताब रखा हुआ ही है। तो आपको अभी प्रेफर अभी जो है आपके पास है तो अच्छी बातें हैं। और मैं ये भी नहीं बोला कि ये किताब खरीदना है, वो किताब नहीं खरीदना है, वो किताब खरीदना है, ये किताब नहीं खरीदना है। पहले एक बार ये कर लो, उसके बाद मैं जरूर से आपको सजेस्ट कर दूंगा कि प्रॉपर कौन सी किताब है। सब सब में एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ है।
तो वो चीज मैं बाद में बताऊंगा। अभी आपको बस ये कंटेंट पहले ढंग से पढ़ लेना है। उसके बाद बिल्कुल से कोई ना कोई एक किताब प्रेफर कर लेना है, जो भी किताब मैंने दिखाया है उसमें से, और उसको पूरा का पूरा कॉन्स्टेंटली आपको पढ़ना है जब तक गेट का एग्जाम ना हो जाए। समझ गए? ये था बुक के रिगार्डिंग। सर पीपीटी में 9 नंबर क्वेश्चन है। सर पीपीटी में बहुत ज्यादा लिखा हुआ है, तो उतना याद रखना इम्पॉसिबल नहीं है, और जब नोट्स बनाने लगता हूँ तो पूरी पीपीटी लिखने लगता हूँ, तो टाइम ज्यादा लग जाता है, समझ ही नहीं आ रहा है कि कौन सा लाइन इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं। पता ही नहीं चल पा रहा है कि उसमें कौन सा लाइन इंपॉर्टेंट है या नहीं। आपको क्या करना है, जो जो मैं प्रॉपर एक बार तो बढ़ना ही है जो भी लेक्चर्स। हो सकता है ये वाला चीज मुझे भी लगा है कि बहुत ज्यादा कंटेंट है, इसलिए ना, इसीलिए तो मैं ये ला रहा हूँ ना, कि जैसे सेक्शन 1 है तो आप ये एक्चुअली स्टार्ट जो हम किए थे ना अप्रैल में, इसीलिए डेप्थ में स्टार्ट किए थे कि जो बच्चे शुरू से स्टार्ट करेंगे ना उनके पास काफी टाइम रहे, तो वो पूरे आराम से 159 160 175 का भी पेजेस का पीपीटी हो तो आराम से वो पढ़ पाए। समझ गए? बट इसमें क्या है कि अब अगर ज्यादा टाइम नहीं है, या कल के डेट में और टाइम, दिवाली के बाद क्रैश कोर्स अगर आता है तो उसमें अगर टाइम कम हो तो क्या करना है, इसीलिए ना कि एक लेक्चर में आपको पूरा पूरा ओवरव्यू दे देगा, उससे आप नोट्स बना लेना। इसके भरोसे मत बैठना कि पीपीटी का अगर लाइन लिखना चालू करोगे ना तो पूरा पूरा आपको लाइन लिखने का मन करेगा, हर एक लाइन ही इंपॉर्टेंट लगेगा। तो ऐसे नहीं करना है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप ये लेक्चर देखो, साइड में सबसे पहले नंबर तो 4 कॉपी आपके पास होना चाहिए। मृत्युंजय सर के लिए कॉपी, रतन सर के लिए, शैली मैम के लिए, अनन्या मैम के लिए। ये अभी मैं बोल रहा हूँ ना, आपको हल्के में लग रहा होगा, बट ये चीज आपको काम देगा, मैं बता रहा हूँ। पूरे के पूरे बहुत काम देंगे। आप प्रॉपर एक एक नोट्स मोटा वाला स्पायरल ले लेना, उसमें बना लेना पूरा पूरा सेक्शन करके। हो सकता है एक या एक से ज्यादा भी लग जाए, बट एक एक रहेगा ना, तो इस मैम का ये कॉपी है, इस मैम का ये कॉपी है, सर का कॉपी है, तो उसमें कि कल के डेट में गवर्नमेंट जॉब्स वाला है कुछ भी होगा ना, तो एक बार पलटोगे ना सारा कंटेंट तुमको रिवाइज हो जाएगा। ऐसा मेरा जो है ना एक्सपीरियंस करता है। बहुत सारे बच्चे मेरे को रिप्लाई किया कि सर अभी जो टेक्निक से आया है तो इसमें हम यही पढ़ रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, तो बहुत ज्यादा हेल्प मिल रहा है। तो ये चीज आपको बाद में काम देगा। समझ गए? तो आपको नोट्स प्रॉपर आपको अपने से बनाना चाहिए, और बुलेट पॉइंट बस लिखना, ज्यादा लिखना नहीं है। ज्यादा लिखा हुआ आपके पास पीपीटी ऑलरेडी है ही, आप स्लाइड करके लैपटॉप में पढ़ सकते हो, इसलिए तो लैपटॉप का एक्सेस दे दिया गया है कि आप बहुत आराम से पूरा जूम करके पढ़ सकते हो। ठीक है? सर पीपीटी में बहुत ज्यादा लिखा हुआ, ये वाला हो ही गया है क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट आपके पास हो सकता है कि सर एनबीसी यूआरडी पीएफआई गाइडलाइन से ज्यादा क्वेश्चन आजकल आने लगे हैं। अब आने लगे तो उसका पीडीएफ का, और उसमें पीडीएफ में थाउजेंड थाउजेंड पेजेस हैं, तो उसको कैसे कवर करना है आपको, इसके बारे में सोचना नहीं है, वो सारी मेरी जिम्मेवारी है। वैसे सेक्शन 1 में एनबीसी का जो भी स्टैंडर्ड्स वाला अकाउंट्स है वो पढ़ा दिया गया है। बाकी टाइम मिलता है तो जरूर से टाइम मिलता है कि टाइम निकालूंगा ही, इसके लिए टाइम निकाल भी रहे हैं, कंटेंट है भी, मैं बना ही रहा हूँ। एनबीसी का जो भी इंपॉर्टेंट है, आपको 1000 पेज नहीं, उसमें मैं ये कर सकता हूँ कि हाईलाइट करना स्टार्ट कर दूँ, हाईलाइट करके बस जो टू द पॉइंट होगा एनबीसी का पीडीएफ में ग्रुप में शेयर कर दूंगा, आप वहां से पढ़ लेना। जो हाईलाइटेड लाइन होगा, हाईलाइटेड जो टेबल होगा, बस उसको गो थ्रू करना, रटना नहीं है। रटने जाओगे एनबीसी कभी नहीं याद होगा। उसमें हम मिनिमम से मिनिमम करेंगे कि जितना आप याद कर पाओ, जितना बस पढ़ पाओ। नहीं तो एनबीसी पढ़ने चाहोगे सारा बोल के बैठ जाओ। समझ गए? तो एनबीसी यूआरडी पीएफआई गाइडलाइन के लिए आपको नहीं सोचना है ज्यादा। 11 नंबर में है सर, मुझे अभी तो ये वैसे क्वेश्चन है अभी के लिए नहीं, बट मैं बता दे रहा हूँ सर, मुझे अभी तो डर नहीं लग रहा है। ये रिपीटर्स के लिए बेसिकली है क्वेश्चन, बट जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आता है तो डर ज्यादा लगने लगता है। ये रिपीटर्स के लिए मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन, इसी वजह से मैं आज तक क्रैक भी नहीं हो पाया है, या इवन क्वालिफाई भी नहीं पाया। लगातार 2-3 अटेम्प्ट दे चुका हूँ, बट मुझे ना वही वाला डर है कि कहीं फिर से मेरे साथ ऐसा ना हो जाए। ये चीज होता है रिपीटर के साथ, मैं बता रहा हूँ। अभी तो आप फ्रेशर्स हो ना, आपके पास ये चीज, आपके दिमाग में क्वेश्चन ये नहीं चलेगा, आपको लगेगा कि अब आप इस चीज से रूबरू हो ही नहीं कि ये ऐसा भी हो सकता है। पेपर देने के बाद आपको पता चलेगा कि माहौल होता क्या है एक्चुअल। तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना। आप हेरिटेज ज्वाइन किए हो, आप अपने डर से ये जो थॉट आ रहा है इसको निकाल दो। आप अभी सही प्लेटफॉर्म पे हो, इस बार सही जगह पहुंचे हो। आपको ये वाला चीज आपके दिमाग से हटा देना है, बस कैंसिल कर देना। समझ गए? सर मैं फाइनल ईयर में हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, मैं फाइनल ईयर में हूँ, मैं बिल्कुल भी ड्रॉप नहीं लेना चाहता हूँ। मुझे हर हाल में नेक्स्ट ईयर या तो जॉब या कॉलेज है, बिल्कुल बीच में हमको ड्रॉप नहीं लेना है। तो बिल्कुल जिस वे में मैंने बताया है स्टार्ट करना है तो करना है, इस टाइप से ही, इसी जिस एटीट्यूड में आप बोल रहे हो कि हमको नेक्स्ट ईयर कहीं ना कहीं सेट होना ही है, तो उसी एटीट्यूड में आपको अभी ही खत्म करना पड़ेगा, तभी जाके आप हो पाओगे। नहीं तो फिर से जो नॉर्मल होते आए हैं वैसे नहीं होगा। तो आपको अभी से ही टारगेट करना है कि जिस वे में मैंने बताया कोर्स कंप्लीट करने का, उस वे में आपको करना पड़ेगा। समझ? आप फाइनल ईयर में हो तो आप अभी से 2.5-3 घंटा प्रॉपर टाइम निकालो और सेक्शन वाइज कंप्लीट करते जाओ। एक एक बार सेक्शन वाइज कंप्लीट कर लोगे ना दिमाग से, क्वेश्चन ये आना ही बंद हो जाएगा कि ये सेक्शन अभी तक कंप्लीट नहीं है, ये सेक्शन अभी तक कंप्लीट नहीं है। समझ? नेक्स्ट है सर, हेरिटेज की फी बहुत कम है, कहीं मैं ठगा तो नहीं गया हूँ, और कहीं हो सकता है कि लोग अच्छे कोचिंग में तो नहीं पढ़ रहे हैं, मैं इधर गलती से तो नहीं आ गया हूँ। हो सकता है ऐसा क्वेश्चन आपके दिमाग में हो। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। समझ गए?
ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आना भी नहीं चाहिए, वो ऐसे मैं नॉर्मली ऐसे लिख दिया हूँ, बट ये क्वेश्चन वैलिड है ही नहीं, समझ गए। ये एक्चुअली 2021 में मेरे पास उतना पैसे थे नहीं बड़े कोचिंग ज्वाइन करने का, तो यही एक ये था कि कुछ ना कुछ ऐसा चीज दें कि बहुत कम में बहुत ज्यादा चीज कर पाए। स्टाइपेंड आपको पता ही है, आर्किटेक्चर वाला में बहुत कम मिलता है, तो मेरे उस टाइम में स्टाइपेंड 7,000 या 10,000, हाँ 7,000 8,000 के करीब मिल रहा था। तो मेरे को अफोर्ड कर पाना मेरे लिए बहुत ज्यादा था, क्योंकि मेरे को खुद ही देखना पड़ता था। तो वही चीज का ये था कि मैंने सोच ही लिया था कि ऐसा चीज लाना है कि जो मेरे तबके का होगा ना उसको आगे दिक्कत ना हो, ये उसी का है ये हेरिटेज लाया हुआ, समझ गए। नेक्स्ट है कि सर आप अच्छा सर, आप इंग्लिश में कब लेक्चर लेना स्टार्ट करोगे? हिंदी में ज्यादा समझ में नहीं आता। मेहनत जारी है, एक दिन सफल हो जाएंगे, ठीक है। अभी आपको समझ में आ रहा है, आई होप। नेक्स्ट 15 क्वेश्चन है, सर एक ऐसा निंजा टेक्निक बताइए कि बहुत कम टाइम में, बहुत कम मेहनत में बहुत अच्छा स्कोर कर पाऊंगा। इसका कोई निंजा टेक्निक नहीं है। अगर कोई निंजा टेक्निक दे रहा है तो वो बिल्कुल फ्रॉड है, उससे बच के रहिए। ऐसा कोई कोई शॉर्टकट है ही नहीं। शॉर्टकट फॉर्मूलाज वगैरह कुछ कुछ हो सकता है, बट इसका शॉर्टकट नहीं है कि 10 दिन में जो है तुमको हाँ क्वालिफाई हो सकता है। 15 दिन 20 दिन ढंग से पढ़ लो तो क्वालिफाई कर जाओगे, लेकिन सिंगल डिजिट रैंक या टॉप 100 में ऐसा कहीं कोई सोल्यूशन नहीं है, मेरे पास तो नहीं है, समझिए। तो मैं ये वाला टेक्निक तो आपको नहीं बता पाऊंगा, मेरे पास है नहीं ऐसा चीज, समझ गए। और लास्ट क्वेश्चन है आपका कि सर आगे का क्या क्या मिलने वाला है, और एक्सेप्ट गेट का जो भी कंटेंट आपने शेयर किया हुआ है, तो आगे आपको मिलने वाला है जो मैं अभी प्रिपेयर कर रहा हूँ, फॉर्मूला का बुकलेट बुकलेट मिलेगा। मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ अभी, जैसे जैसे मैं पढ़ाऊंगा वैसे वैसे तैयार कर रहा हूँ। एकॉस्टिक्स है, लाइटिंग है, एसबीएसी का है, स्ट्रक्चर्स का है। तो आपको जो हिटेड फॉर्मूलाज है ना, जैसे कि 101 पीडीएफ, 100, 100 या 150 फॉर्मूलाज मैक्सिमम होगा, समझ गए। उतना ही मैं आपको याद करवाऊंगा। उसमें भी ऐसा नहीं डर जाना कि 150 फॉर्मूला कैसे याद रखेगा, समझ गए। आपको डरना नहीं है। 150 फॉर्मूला में मैं दावे के साथ बोलता हूँ आपको अभी 100 फॉर्मूला याद होगा, समझ गए। रिवोल्यूशन टाइम का फॉर्मूला आपको याद नहीं है। अर्थमेटिक पॉपुलेशन का फॉर्मूला याद है, बिल्कुल याद है। आरटीटी का फॉर्मूला याद है, बहुत सारा फॉर्मूला आपको, 100 से ज्यादा फॉर्मूला। स्ट्रक्चर का स्टैंडर्ड फॉर्मूला आपको पता है, बहुत सारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला, एसएफडी बीएमडी का डायरेक्ट फॉर्मूला पता है। तो लगभग आपको 80 to 100 फॉर्मूला अभी आपको पता है, बस वो चीज एक बार ढंग से लिख के आपको मिल जाएगा। तो आपको प्रिंट आउट करा लेना है और उसी को दीवार में चिपका लेना है, टेबल पे चिपका लेना है, या हाथ में रख लेना है, प्रॉपर उसको रिवाइज करना है। 100 to 150 हम टारगेट करेंगे, 100 ही फॉर्मूला। आपके ऊपर भी हम वर्डन नहीं डालना चाहते, बट मैक्स टू मैक्स 150 फॉर्मूला से ज्यादा हम आपसे नहीं रट पाएंगे, जिसमें कि ऑलरेडी आपको 100 फॉर्मूला पता होगा, समझिए। इवन हम जैसे जैसे क्वेश्चन करते जाएंगे ना, जैसे जैसे मेडिकल टॉपिक होते जाएगा, आपका सारा फॉर्मूला याद हो जाएगा, ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। आर्किटेक्ट एंड देयर वर्क मैं पीडीएफ शेयर कर ही दूंगा, वैसे शेयर किया हुआ है। आप इसमें नया रिसर्च मत करने लग जाना। यूट्यूब पे हेरिटेज का वीडियो आर्किटेक्ट एंड देयर वर्क का है, बस उसको कुछ नहीं करना है, ना रटने का कोशिश करना है, ना पढ़ने का कोशिश करना है, बस गो थ्रू करना है, बस नजर जाना चाहिए। अच्छा ये डांसिंग हाउस वाला, ये वाला का ये आर्किटेक्ट है, ये वाला का ये आर्किटेक्ट है, इस टाइप समझ गए। बस वीडियो चला के बस उसको गो थ्रू कर लेना, इससे ज्यादा कुछ मत करना। ये भी 2-3 दिन में एक बार, 2-3 दिन में एक बार, तो जो भी इंपॉर्टेंट है वो आपको याद हो जाएगा। बुक्स एंड ऑथर में भी सेम चीज, ऐसा नहीं करना है। ऐसे ऐसे कुछ कुछ टॉपिक्स है, मैं इसका भी कुछ आपको पीडीएफ शेयर करता हूँ, ऑलरेडी मैंने कर दिया है, समझ गए। जो नए ज्वाइन किए हैं उसके लिए हो जाएगा, वैसे ऐप में होगा कहीं ना कहीं, आपको हो सकता है अभी ढूंढने में परेशानी होगा, तो मैं मार्क करके भेज दूंगा यहाँ पे, समझ गए। उसके बाद इसके अलावा आगे जो मिलने वाला है आपको, सिंगल शॉट वीडियोस देने का ट्राई करूंगा मैं, मतलब दूंगा ही। सेक्शन 1 का सिंगल शॉट एक बार में मैम आएंगे, पढ़ा के 2 घंटे में खत्म करके चले जाएंगे। जो जो लेक्चर अभी तक हो गया है उनके लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, जो नए बच्चे जुड़े हैं उनके लिए भी, जो पढ़ चुके हैं ऑलरेडी उनका रिवाइज हो जाएगा। सेक्शनल टेस्ट जो टिल दिवाली लिखा हुआ है कि सेक्शनल टेस्ट भी अब जो भी होना है वो सेक्शनल टेस्ट नहीं, वो सेक्शन 1 सेक्शन 2 पूरा पूरा सेक्शन टेस्ट होगा, समझ गए, दीपावली तक। उसके बाद फुल मॉक टेस्ट हम लोग चालू करेंगे। और लास्ट में 30 डेज का स्पेशल क्विज होने वाला है अपने तरफ से, जिसमें कि आपको पूरा गेट का, प्रीवियस ईयर गेट का क्वेश्चन पूरा रूप से रिवाइज होगा। उसमें इस बार मेरा टारगेट, पिछला बार फुल्ली गेट का क्वेश्चन ही करा रहे थे, इस बार का टारगेट है हमारा कि आपको 50% प्रीवियस ईयर गेट का क्वेश्चन कराऊं और 50% मैं रिसर्च करके न्यू न्यू क्वेश्चन दूं। क्योंकि प्रीवियस ईयर गेट का क्वेश्चन डायरेक्ट अब गेट में आना बंद कर दिया है, तो आपको नया तरीका का क्वेश्चन मैं देने का प्रयास करूंगा, ताकि आप नया तरीका का क्वेश्चन से अवगत रहोगे ना, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। प्रैक्टिस करके रखोगे, जितना ज्यादा गलती करोगे उतना ज्यादा कम चांसेस रहेगा बाद में गलती करने का। तो अभी ही जितना ज्यादा गलती करने का है कर, लास्ट में नहीं करना। आपको इंपॉर्टेंट कुछ कुछ चीज बता देता हूँ जल्दी जल्दी से। आपको ये चीज खरीद लेना है, अवश्य खरीद लेना है आज ही के दिन, तो कल के दिन, समझिए। पहला नंबर है गेट कैलकुलेटर, आपको डाउनलोड कर लेना है लैपटॉप मोबाइल दोनों में, और उसी में प्रैक्टिस करना है। नॉर्मल
अगर कैलकुलेटर है तो अभी का अभी इंस्टॉल कर देना क्लास होने के बाद। उसके बाद गेट कैल्सी ही आज के बाद गेट एग्जाम तक यूज करना। इवन मैं कहूंगा कि सब दिन यूज करना, गेट कैल्सी ही आपको डाउनलोड करना है, उसी को यूज करना है। समझ गए, गेट साइंटिफिक कैलकुलेटर करके या तो खरीद लो। वैसे मैं कहूंगा कि आप ऑनलाइन ही एग्जाम होना है तो सीबीटी टेस्ट होगा तो आप कुछ भी छोटा से छोटा ऑफिस में अगर हो तो ऑफिस में कैलकुलेशन अगर कर रहे हो तो जस्ट जस्ट बुक मार्क करके रखो गेट कैलसी को, वहीं पे कैलकुलेशन करो। क्योंकि छोटा से छोटा 2+5 हो ऐसे तो छोटा छोटा कैलकुलेशन आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए या डायरेक्ट ही करना चाहिए, बट थोड़ा बहुत क्रिटिकल भी हो तो आप गेट कैलसी का यूज करो। गेट कैलसी पहला नंबर। नंबर 2, जैसे कि ये छोटा सा नोट पैड आपके पास होना चाहिए, क्योंकि आपके पास जो है ना A5 का नोट पैड वहां पे मिलेगा। तो आपको पता रहना चाहिए वहां पे कि इतना जिसकी A5 का नोट पैड है, समझ, A5 का नोट पैड है। तो अभी जब इस पे प्रैक्टिस करोगे ना तो 4-5 महीना अभी लगातार प्रैक्टिस करोगे तो पेपर में भी आपको इतना ही बड़ा नोट पैड मिलेगा। तो आपको पता चल जाएगा कि अभी का हैबिट बना हुआ है ना कि इतना बड़ा पेज है तो इतना में ही हमारा सोल्यूशन आ जाएगा क्वेश्चन का। तो अभी से ही आपको आदत बन जाएगा कि इतना में ही आप आंसर निकाल पा रहे हो या नहीं, या पता चल रहा है 2 पेज में जा रहे हो न्यूमेरिकल्स करने जा रहे हो या कुछ थ्योरी का क्वेश्चन हुआ, एसएफटी बीएमटी का। तो इससे आपको हैबिट बन जाएगा कि क्या ये एक पेज है तो इतना में बन पा रहे हैं, नहीं तो पता चला A4 में कर रहे हो वहां पे कैलकुलेशन में दिक्कत हो जाएगा, फिर तो बार बार पेज पलटना पड़ेगा। तो उसमें क्या हो जाता है, पेपर माहौल में मिसिंग होने का चांसेस ज्यादा होता है। इधर है 1.2 पॉइंट समथिंग करके, और मतलब 2 बार कैलकुलेशन किए हुए हो, एक कैलकुलेशन में कुछ और आया है, एक कैलकुलेशन में कुछ और आया है, एक में सही आया है एक में गलत आया है। वहां पे तुम हड़बड़ाहट में रहोगे, पेपर ये देखोगे ओवर गलत वाला इधर लिख के फिर उसमें ऐड करके डाल दोगे वैल्यू। तो ये वाला चीज आपको हेल्प करेगा। और टारगेट करना A5 वाला पे ही ज्यादा से ज्यादा, और कम से कम कैलकुलेशन में सॉल्व करने, समझ गए। आपको A5 सीट नोट पैड जो भी हो उसमें पेजेस वगैरह आप लगा सकते हो। हाईलाइटर 1-2 ले लेना है। ये सब छोटा छोटा चीजें हैं ताकि आप बुलेट पॉइंट को हाईलाइट कर सको। नोट्स जो है ना प्रॉपर बना ही लेना है, मैंने बोल ही दिया है कि मैम का और हमारा जितना भी है प्रॉपर एक एक नोट्स होना चाहिए, मोटा वाला स्पाइरल वाला। रेंडमली कोई भी डायरी वाला है, पापा का 2010 का डायरी वाला गिफ्ट किया हुआ है उसमें बना दिए, तो अभी तक जो कर रहे थे ठीक है, अभी के बाद जो भी टॉपिक्स चल रहा है उसमें एटलीस्ट बदल दो। समझ गए, नया कॉपी अच्छा क्वालिटी का होना चाहिए। अच्छा राइटिंग रहता है ना तो पढ़ने का भी मन करता है, समझ गए, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। फिर कुछ रफ कॉपी खरीद लो, 2-3 किलो अभी जो है कम से कम रफ कॉपी कुछ कुछ जरूर से रख लो। खाली पढ़ने से आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ये मैं सबसे बड़ा सच बता रहा हूँ। तुम 20 बार पीपीटी पढ़ लोगे ना, मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है आपसे पीपीटी इतना 159 पीपीटी का एक एक लाइन होने के बाद आपसे नहीं क्वेश्चन बनेगा, मैं बता रहा हूँ। आपको वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना पड़ेगा, वो क्वेश्चन मैं देने का इस बार कोशिश करूंगा, बिल्कुल करूंगा। तो आप जो है ना ज्यादा से ज्यादा पढ़ो और ज्यादा से ज्यादा नया नया क्वेश्चन को जो है ना डायरेक्ट देख देख के टिक करो। जितना भी हम लोग एमएसक्यू ये मॉक टेस्ट ले रहे हैं, सेक्शनल टेस्ट है, सब का सब प्रैक्टिस करो। वो रफ कॉपी एक खरीद लो, 2-2.5 केजी का, अभी फिलहाल 2.5-3 केजी खरीद लो दीपावली तक, उसको खत्म करो ना, फिर 2.5-3 केजी दीपावली के बाद खरीदना। 10 केजी तक कॉपी खत्म करो कम से कम, लिख लिख के। लिखने से क्या है ना, दिमाग भी चलता है, समझ गए, लिखोगे। मुझे याद है 1 क्विंटल कॉपी मैंने खत्म कर दिया था कोटा में, समझ गए, लेके आ ही नहीं पा रहे थे, लास्ट में दे दी थे। फिर ये है, सच में बता रहा हूँ, मजाक नहीं है। एक फाइल खरीद लेना 10 से 12 पेज वाला। क्या है ये फाइल का मतलब, इस टाइप से जितना भी अभी मैंने आपको बोला हुआ है ना ऑलरेडी मैं प्रिपेयर करके रखा हुआ हूँ, समझ गए। इस टाइप से आपके पास, मेरे लिए भी ये डिसिप्लिन वाला काम है, मेरे को भी पता चलता है कि आपका कौन सा सेक्शन बाकी है। इस टाइप से इसमें क्या हो जाएगा ना कि आप इस टाइप से फाइल ले लोगे, जो भी चीज मैंने बोला हुआ है तो ये आपको, जैसे ये वाला रिजल्ट वाला था जनरल एप्टीट्यूड का है, फिर आपका आर्किटेक्चर वाला है, फिर प्लानिंग का आर्किटेक्चर का इसमें सिलेबस है, फिर जो भी सिलेबस है भी हमने बोला हुआ है, देखिए यहाँ तक है ना। इस टाइप से पूरा का पूरा जो भी चीज मैंने अभी डिस्कस किया हुआ है, सारा का सारा क्वेश्चन बैंक है, फिर डेट 2024 का है, तो इस टाइप से सारा का सारा चीज दिया हुआ है। तो आपके पास एक फाइल होनी चाहिए प्रॉपर कि क्या चीज है, मतलब किस किस चीज पे हमको ध्यान रखना है। कुछ कुछ रिजल्ट का भी आपके पास ये वाला फाइल हमेशा रखना है, नहीं तो बाद में पेज भूला जाएगा, इस टाइप से होगा, समझिए। नेक्स्ट है आपको कि जो भी क्लास में मैम या सर जो भी बोले आपको उस चीज को जरूर से फॉलो कीजिएगा, जरूर से अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा, समझ गए। और तो कुछ है नहीं हमारे पास दिखाने के लिए और बताने के लिए, समझ गए। एक चीज और जो बच रहा है वो मैं बता दूं आपको। एक प्रीवियस ईयर जो मैंने 30 डेज का क्वेश्चन कराया हुआ है, ये एक फाइल में पूरा पूरा 300 दिन का, एक एक दिन का जो भी है, जैसे कि न्यूमेरिकल्स वाला है, बाकी 1 जनवरी का, 2 जनवरी का, थर्ड का, फोर्थ का, फिफ्थ का। तो ऐसे करके ना न्यूमेरिकल्स का जो टफ क्वेश्चन हो सकता है, जो भी
न्यूमेरिकल्स का टफ, जितना ज्यादा से ज्यादा टफ क्वेश्चन हो सकता है उसका एक फाइल है। मैं इसको अभी टाइम नहीं मिल रहा है, इसको स्कैन करके जरूर से मैं उस पर डाल दूंगा। तो आप इससे क्या हो जाएगा, इससे ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको। मतलब इससे ज्यादा टफ अगर आता है पेपर में तो आपसे ही नहीं, पूरा ऑल ओवर इंडिया से 90% चांस है कि क्वेश्चन नहीं बनने वाला है। समझ गए? ये इसमें टफ क्वेश्चन ही मैंने डाला हुआ था 30 दिन। वो प्रैक्टिस ही कराया था कि आप टफ क्वेश्चन कर लो, उसमें कुछ कुछ जो है क्वेश्चन मीडियम का भी कराया हुआ है, तो ऑलमोस्ट क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं इससे, हाँ डायरेक्ट इसमें से ये भी होगा कि आपका सर इससे आया कितना क्वेश्चन, कुछ फ्रूटफुल रहा है या नहीं रहा है। मैं बोलता हूँ 100% फ्रूटफुल रहा है। इससे कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ था बच्चे का। हाँ, इससे थोड़ा सा लेवल कम ही पेपर का था, और खास करके इस पर तो न्यूमेरिकल जस्ट पिछले ईयर वाल प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन था। अगर देखा जाए एस्टिमेशन का था, प्रीवियस ईयर का था, एकदम बिल्कुल बेसिक सा, जो भी लेक्चर्स में बेसिक बेसिक फर्स्ट एक दो लेक्चर का जो स्टार्टिंग वाला है उसी से क्वेश्चन था न्यूमेरिकल्स वाला, खास करके समझ गए वो, जो बच्चे रैंकर्स है उसको पता। तो ये 30 दिन का लगभग 5-5 क्वेश्चन है एक एक सेट में, तो लगभग 150 क्वेश्चन इंडिया का टफ क्वेश्चन इसी में है। तो ये भी मैं अपलोड कर दूंगा, इसको भी आप टाइम देके न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस कर लेना। बाकी बाकी और भी चीज, बहुत सारा चीज है, बाद में बताऊंगा, समझ। आज के लिए बस इतना ही। अभी तक भी अगर आपके पास कोई डाउट ऐसा रह गया हो तो जरूर से आप बताओ, मैं जवाब देने का कोशिश करूंगा। बाकी अगर हो गया है तो यहाँ पे हम लोग एंड करते हैं सेशन को। बताइए। मिहिर, श्रेया, बहुत लंबा क्लास चल गया, मुझे भी नहीं पता चला। ओके तनिष्क। चलिए तो सेशन को यहाँ पे एंड करते हैं, और अपना जो सेशन होगा न्यूमेरिकल्स का जो स्टार्ट कर रहे हैं, वो कॉमन सेक्शन ही स्टार्ट करेंगे। या तो हाउसिंग हो सकता है, या तो सीपीएम पट, या एस्टिमेशन, 3 न्यूमेरिकल्स टॉपिक बच रहा है। तो उससे क्या हो जाएगा, हाउसिंग अगर खत्म कर लेंगे तो सेक्शन 6 खत्म हो जाएगा, समझ गए। उसके बाद सीपीएम पट खत्म कर लेंगे तो मोस्टली अपना सेक्शन 2 कंप्लीट हो जाएगा, समझ गए। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एस्टिमेशन कर लेंगे तो सेक्शन 2 का न्यूमेरिकल्स खत्म हो जाएगा, और हाउसिंग अगर कर लेते हैं तो सेक्शन 6 खत्म हो जाएगा। तो टारगेट हम कर रहे हैं कि न्यूमेरिकल्स वाला जो कॉमन सेक्शन में वही स्टार्ट करके जल्दी से खत्म कर दूं। मतलब दुर्गा पूजा से पहले पहले आपका पूरा न्यूमेरिकल सेक्शन 1 कंप्लीट हो जाना चाहिए। न्यूमेरिकल्स ही नहीं, पूरा सेक्शन 1 100% कंप्लीट हो जाना चाहिए। 2 सेक्शन बचता है उससे पहले कंप्लीट, और जल्दी जल्दी से हम इसको बर्न अप करने का कोशिश करेंगे, समझ गए। चलो, बाय बाय, गुड नाइट। सर गेट इसको डिसाइड कैसे होता है, चलो आगे सेशन में इसको भी डिस्कस करेंगे, समझ गए। कुछ मुझे भी रिसर्च करना पड़ेगा। बाकी कुछ आइडिया है तो मैं इसको नेक्स्ट सेशन के लिए रखता हूँ, इस क्वेश्चन को, समझ गए। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय बाय, गुड नाइट।